नमस्कार, बीएन परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। तो आज जो है कुछ बेसिक्स की बात करनी है, कुछ आगे क्या करेंगे उसकी बात करनी है और क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे देखना है, क्या करना है, तो कुछ ऐसे ही जनरल सी चीज़ें हैं जो जिनकी बात करनी है। सो आज की मार्केट तो वैसे बहुत अच्छी थी और आज आपने देखा होगा कि जो है बड़ा अच्छा इंडेक्स से लेके अगर आप देखेंगे तो हर लेवल पे आज जो है मार्केट बहुत अच्छी थी। अ, तो आप देखेंगे तो ये जो वीक था और ये जो मंथ था और जो ये ईयर था, उनकी कैंडल्स में अगर कुछ 1 दिन के चेन से हो सकता था, तो वो आज टेक्निकली मार्केट ने कर दिया है। अब देखिए ये हर जगह तो नहीं हो सकता। अब मानिए कोई स्टॉक है जो बाकी 4 दिन में मान लेते हैं 5% डाउन था। अब आज अगर वो 2% 3% अप भी हो गया तो उसकी कैंडल तो फिर भी खराब रहेगी, क्योंकि शुरू के 4 दिन में वो डाउन था। तो वो बात तो रहेगी, लेकिन उसके अलावा जो है बाकी चीज़ें जितनी हो सकती हैं उतनी क्या हुई। अब आज देखिए मॉर्निंग में जैसे बताया था कि एक सेक्टर को छोड़ के बाकी सारे अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे थे आज, लेकिन शाम तक में सारे सेक्टर अच्छे हो गए जिसमें निफ्टी मेटल जो है सबसे ऊपर था और निफ्टी आईटी सबसे नीचे। तो मार्केट ब्रॉडली जो है ठीक हो गई है, लेकिन अभी आप ऐसा मत सोचें कि यहाँ से आगे चल के कुछ बड़ी जल्दी एकदम वन वे टाइप का मूव हो सकता है। इस बात की संभावना थोड़ी कम है। तो जो सबसे ज़्यादा है वो ये है कि अगर आप देखें तो सबसे पहली बात तो ये है कि मार्केट में कभी भी इंडेक्स को बस देख के आपको अपना व्यू नहीं बनाना है। आप कितना भी सोचें, कितना भी इंडेक्स जो है मूव करे या ना करे, इंडेक्स हो सकता है 20% मूव कर जाए। लेकिन ऐसा फिर भी संभव है कि आपका जो है जो आपके स्टॉक हैं जनरली या जो आपका पोर्टफोलियो है वो मूव ना करे, या इसका उल्टा भी हो सकता है कि इंडेक्स एक्चुअली बहुत बुरा कर रहा हो, लेकिन फिर भी जो है आप जो है काफ़ी अच्छा कर रहे हो पोर्टफोलियो पे। क्योंकि देखिए मार्केट में करीब इंडिया में करीब 7,000 से ऊपर स्टॉक हैं। तो आप हमेशा उनसे कुछ ऐसे 10, 15, 20 स्टॉक चुन सकते हैं जो कि अच्छा कर रहे होंगे। अब देखिए उसमें बहुत से ऐसे स्टॉक होते हैं जिसमें कई स्टॉक ऐसे होते हैं जिसमें प्रॉब्लम ये आती है कि अ, वो सर्किट लगा रहे होते हैं। अब उनको कैसे खरीदें वो तो एक अलग बात है, वो छोड़ देते हैं। लेकिन जो स्टॉक नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं एटलीस्ट उनको तो हम ले सकते हैं, इतना तो करा जा सकता है। इसमें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आपको देखना क्या है, आपको बस ये देखना है कि आप क्या कर रहे हैं, उसमें चीज़ें क्या हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो ये आज ट्विटर स्पेस में कुछ तो दिक्कत है, वो चल नहीं रहा, तो ख़ैर अभी ये सिर्फ़ टेलीग्राम पे है। आप लोग यहाँ सुन सकते हैं, वरना ये यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे तो वहाँ पे सुन सकते हैं। तो मार्केट में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप कितने कम आइडिया ट्रेड करें। आप जितने कम आइडिया ट्रेड करेंगे उसका मतलब ये कि आपका जो थ्रेशोल्ड है क्वालिटी डिसाइड करने का कि हम ट्रेड करेंगे या नहीं करेंगे, वो बहुत हाई अपने आप हो जाएगा। अगर आप थ्रेशोल्ड नीचे कर देंगे क्वालिटी का, स्टैंडर्ड का जो आपको चाहिए, तो फिर उससे क्या होगा कि आप जो है दिन भर ट्रेड निकालेंगे। दिन भर आपको कोई ना कोई स्टॉक दिखेगा जो अच्छा दिखेगा, जो अच्छा कर सकता है। लेकिन वो इसलिए नहीं है कि वो स्टॉक अच्छा है, क्योंकि आप सच्चाई तो ये है कि दिन भर तो आप ट्रेड नहीं निकाल सकते ना। दिन भर ट्रेड आप तब निकाल सकते हैं जब आप 1-2% के लिए खेल रहे हो। लेकिन अगर आप 1-2% के लिए नहीं खेल रहे हैं, तो ऐसा संभव नहीं है कि आप दिन भर ट्रेड निकालें। दिन भर अगर आप ट्रेड निकालें इसका मतलब है कि आपका जो सोचने का तरीका है, जो आपका सेटअप का प्रोसेस है, वो शायद कहीं गड़बड़ है, आपको वो सही करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपका जो ध्यान होना चाहिए, कैसे आइडियाज़ को कम करना है। अब देखिए, आइडियाज़ को कम करना है फॉर द सेक ऑफ कम करना है नहीं, क्योंकि जस्ट बिकॉज़ हमको कम करना है तो हम जाके रैंडमली कोई मेथड सेलेक्ट करेंगे और कम कर देंगे, वो तरीका नहीं है। आपको आइडियाज़ कम करने हैं, लेकिन उसमें आपको ध्यान ये देना है कि भाई कैसे हम ये देखें, कैसे चीज़ें देखें, करें कि हमारा रिटर्न कम ना हो, लेकिन उनमें से वो आइडियाज़ जिनकी टेंडेंसी होती है कि वो स्टॉप लॉस ले जाते हैं, या जिनकी टेंडेंसी होती है बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं, या
वैसे स्टॉक जिनकी टेंडेंसी होती है कि वो ऊपर जाते हैं और फिर बड़ी तेज़ी से नीचे आ जाते हैं, सारा गेन खा जाते हैं, कई बार लॉस में चले जाते हैं। तो ऐसे 3 कैटेगरी के आइडियाज़, इनको हम कैसे कम करें, इस चीज़ पे आपका फ़ोकस होना चाहिए। तो एट द एंड ऑफ द डे, कटिंग द एक्सेस फैट फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द पोर्टफोलियो इज़ गुड, है ना? तो वो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि मार्केट में भी आपको ये चीज़ का दिमाग लगाना है कि आप कम से कम ट्रेड कैसे लेते हैं। देखिए, अगर आप 2, 4, 5% का ट्रेड लेते हैं, वो आपकी अलग बात है। हम उनकी बात एकदम नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 20%, 40%, 50%। जैसे हम जो अपनी बात कर रहे हैं, उसमें तो 40-50% चाहिए अपने को। तो उसकी बात कर रहे हैं हम। वहाँ से अगर हम देखें 40-50% के व्यू से, तो वहाँ से तो आप ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं खोज सकते वैसे, जो 40-50% आसानी से कर सके एक कम समय में। तो उस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको जो जिस चीज़ पे ज़्यादा मेहनत करनी वो ये है कि आपको आइडियाज़ कम कैसे करने हैं। तो अब देखिए ये कुछ आइडियाज़ हैं, थोड़े उसमें से कुछ पुराने हैं, उनका थोड़ा नाम ले लेते हैं। अच्छे दिख रहे हैं तो बताना ज़रूरी है और फिर आगे और चीज़ों की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि मीडिया सेक्टर में हमारा व्यू पॉज़िटिव रहा है। आपने देखा होगा नेटवर्क 18, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, जी एंटरटेनमेंट। अभी आप देखेंगे तो टीवी टुडे की भी हमने बीच में कहीं बात की थी एक बार स्पेस में। तो टीवी टुडे अगर आप देखेंगे तो उसने बहुत अच्छा एक मूव दिया था, 300 वाला स्टॉक जो है 450 पहुँच गया था। अभी ये करीब आप देखेंगे तो ये लेट नवंबर, आप कह सकते हैं कि 15-20 नवंबर के आस-पास से वहीं पे घूम रहा है। तो मतलब करीब 45 दिन का कंसोलिडेशन है, लेकिन स्टॉक अभी वहीं पे भी है। मतलब इनफ बाइंग प्रेशर है कि स्टॉक जो है नीचे ना जा पाए, स्टॉक अभी भी वहीं पे है। अच्छा, ये बहुत अच्छा साइन होता है कि एकदम डिस्पाइट द वीक मार्केट, स्टॉक अगर नीचे जाने का नाम ही ना ले, तो आप ये समझ लीजिए कि ज़रा-सा उसको वॉल्यूम मिला, मतलब अगर बायर में थोड़ी-सी भी डेस्परेशन है कि यार ये नीचे जा नहीं रहा, अब खरीदना ही पड़ेगा ऊपर, तो आप समझ लीजिए कि स्टॉक बहुत तेज़ी से फिर ऐसी हालत में अच्छा करता है। अब लेकिन इसमें क्या है कि अगर आप देखेंगे तो 14 दिसंबर की जो डेली की कैंडल है, उस दिन की कैंडल ने एक और बात बताई हमें, जो शायद अगर उस दिन की कैंडल आप हटा देंगे तो आपको अदरवाइज़ नहीं देखने को मिलेगी। उस दिन की कैंडल बता ये रही है कि अगर एक लेवल के ऊपर जाता है, ठीक है? अगर एक लेवल के ऊपर जाता है स्टॉक, तो यहाँ पे इनफ सेलर हैं, वो तैयार हैं बेचने के लिए, क्योंकि शायद वो बहुत पहले खरीदे होंगे बहुत नीचे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, या कोई तो वजह है कि अगर वो 450-800 के आस-पास पहुँचता है 440 के ऊपर, तो इनफ सेलर हैं जो बेचने के लिए स्टॉक को तैयार हैं। तो प्रोबब्ली ऐसा हो सकता है कि ये नीचे नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये कि ये अच्छी बात है कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लेकिन ऊपर जाने में भी इसको अभी थोड़ी तकलीफ हो रही है। तो हो सकता है कि एक आध और अटेम्प्ट करे बिफोर ये स्टॉक एक्चुअली ऊपर जा पाए। अच्छा, उसके पहले अगर देखें तो ये बड़ा अच्छा पैटर्न था इसमें कि मई में ये पीक आउट हुआ था। मई में भी इसने बहुत अच्छा किया था कि 280 वाला स्टॉक जो है 380 पे पहुँच गया था बारली 4 दिन में। 4 ट्रेडिंग दिन में 280 वाला स्टॉक 380 पे पहुँच गया। उसके बाद एक मैसिव सेल ऑफ और वापस से 290 पहुँच गया था, ठीक है? और ये भी 4 दिन में हो गया। तो पहले 4 दिन में 280 से 380, अगले 4 दिन में 380 से 290। तो अब हुआ क्या कि ये जो होशियार लोग, जो इनको कुछ चार्ट-वार्ट देखना नहीं आता या भरोसा नहीं करते उस बात पे, उन्होंने खरीद लिया होगा इसको और फिर मार्केट ने उनको नीचे पहुँचा दिया। अच्छा, ये देखिए क्लासिक टॉप आउट पैटर्न है। अगर आप डेली चार्ट देखेंगे टीवी टुडे नेटवर्क का, तो 25 मई को अगर आप देखें, 25th मई को, तो उस दिन जो है, जो कैंडल है वो सॉर्ट ऑफ डोजी है, एग्जैक्टली नहीं बट सॉर्ट ऑफ, उसके नेक्स्ट डे पे बियरिश इनगल्फिंग। तो आप देखिए एक अच्छा खासा मैसिव मूव आया है। उसके बाद एक्सटेंडेड स्टॉक में अगर बियरिश इनगल्फिंग बनता है, इसका मतलब ये है कि आपको वहां प्रॉफिट ले लेना चाहिए, लेकिन नहीं। लोग तो इस बात से परेशान है कि यार एक दिन पहले तो हमने इसको देखा था 376 रुपए पे, ऐसे कैसे हम सस्ते में बेच दें। 376 पे देखा था, अब जो है 350 पे बेच दें, 55 पे नहीं, नहीं बेचेंगे। 6-7% का प्रॉफिट चला गया। अरे भैया, इफ यू वेट फॉर दोज 6-7% प्रॉफिट, you might end up losing every profit that you have. So don't do that. If technically you are seeing some sign, price action के टर्म्स में कुछ गलत दिखता है, अच्छा दिखता है, तो उसको रिस्पॉन्ड करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं इसमें कुछ ज्यादा नहीं हो सकता, अब यहाँ से हो गया जो होना था, गड़बड़ हो गई, तो आप जो है
प्रॉफिट ले लीजिए एटलीस्ट। आप कुछ तो प्रॉफिट लेंगे रादर देन लॉस में। अच्छा इसने किया क्या फिर, मई से पूरा इसने निकाल दिया नवंबर तक का समय। मतलब आप देखिए 6 महीने निकाल दिए स्टॉक वापस वहां आने में। और वहां वापस आया तो 17% की एक अच्छी, मतलब पहले ये 20% सर्किट लगाया लेकिन क्लोजिंग के टाइम में थोड़ा सा नीचे हो गया। अगले दिन ओपन अच्छा हुआ लेकिन सस्टेन नहीं किया, और फिर बढ़िया रिटेस्ट। तो देखिए ये जो पैटर्न्स है मार्केट में काम करते हैं। कई बार आपसे ऐसा होता है कि गलती हो जाती है, ब्रेकआउट आप नहीं खरीद पाते टाइम से क्योंकि सबके पास उतना समय नहीं है, दिन भर मार्केट नहीं देखते। और कई बार ये भी है कि आप ये नहीं देखते हैं कि जो है ट्रिगर वगैरह कब हो गया। अगर दिन भर मार्केट देखते भी हैं तो आप सारे स्टॉक थोड़ी ना आप देख सकते हैं। तो कई बार चीजें छूट जाती हैं आपसे। तो अगर जैसे आपसे चीजें रह गई हैं, लेकिन आपने अगर देखा कि वो बिग मूवर स्टॉक में दिखा है, तो एटलीस्ट उसको वॉच लिस्ट में रख लीजिए। हो सकता है अगले 3-4 दिन में पुल बैक मिले, रीटेस्ट मिले। अच्छा देखिए पुल बैक में तो मुश्किल ये होता है कि ये नहीं पता होता पुल बैक कितना डीप होगा। हाउ डू आई नो, वी डोंट नो, है ना। तो पुल बैक में क्या करना होता है, आपको वेट करना होता है रिवर्सल का 15 मिनट 1 घंटे डेली में कहीं पे भी रिवर्सल दिखे। वो डिपेंड करता है आपका क्या कंफर्ट है, आप कितने अग्रेसिव ट्रेडर हैं। लेकिन आपको एक रिवर्सल का वेट करना पड़ता है पुल बैक में, तब आप खरीदते हैं उसको। लेकिन रीटेस्ट, रीटेस्ट में तो बड़ा सिंपल कंसेप्ट है कि रीटेस्ट नाम ही बता रहा है कि पुराना जो स्विंग हाई है उसका हाई को जो है टेस्ट करे ऊपर से नीचे आते हुए। तो वो रीटेस्ट पे खरीदने में, उसमें भी अगर आप वेट करें कि कंफर्मेशन मिल जाए तो अच्छी बात है। लेकिन जनरली ऐसा होता है कि अगर बुलिश मार्केट है और स्टॉक जो है अप ट्रेंडिंग है, तो वो जो है रीटेस्ट करके वापस आ जाता है। हो सकता है 1-2 दिन ज्यादा ले ले, ये पॉसिबल है क्योंकि आपने कंफर्मेशन का वेट नहीं किया, बट जनरली रीटेस्ट करके स्टॉक वापस आ जाता है, विच इज वॉट इट डिड। तो अगर आपने पहले दिन मिस कर दिया था, उसके बाद 2-3 दिन बाद इसने फिर से मौका दिया आपको कि आप जो है क्यों खरीदना चाहते हैं 425 में, 425 में मत खरीदिए, 370 में खरीदिए जो कि रिटेस्ट है पुराने हाई का, स्विंग हाई का, जो मैंने अभी बताया मई में। उसके बाद से इसने बहुत अच्छा ये पैटर्न बनाया है। अभी ये बहुत टाइट रेंज में है, और यहां से अगर ब्लास्ट होगा तो बड़ा अच्छा ब्लास्ट होने की संभावना है। अब ये भी हो सकता है कि ब्लास्ट नीचे के साइड हो जाए, लेकिन गिवन द होल सिचुएशन, गिवन हाउ द स्टॉक इज एबल टू होल्ड एट हायर लेवल, इट इज मोस्ट लाइकली कि यहां से ऊपर के साइड का ब्लास्ट होना चाहिए। तो ये रहा टीवी टुडे। जब टीवी टुडे में अब नंबर्स वंबर्स में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो आप छोड़ दें। जो ये टीवी टुडे कौन सा है, ये जो आज तक वाले हैं ना, उन्हीं की ये ग्रुप कंपनी है। तो उसके बारे में और ज़्यादा बताने की क्या ज़रूरत है। प्रोमोटर के पास करीब 58.45% है, एफ के पास करीब 6% स्टेक घट रही है एफ की, ये खास बात है। डी के पास जो है करीब 15% है, जो कि कांस्टेंट है। और फिर अगर पब्लिक में देखते हैं तो कोई बड़ा नहीं है। इसके पहले रमेश दमानी और दमानी स्टेट, इनके पास होती थी स्टेक, बट उन्होंने भी अब बेच दिया। देखिए कई बार ऐसा होता है पब्लिक में कुछ बड़े बड़े शेयर होल्डर होते हैं, जैसे हमने पॉलीमेट के वीडियो में एक्सप्लेन किया है। पॉलीमेट के वीडियो में हमने बताया कि भाई 39% आपको पब्लिक में दिख रहा है, बट वो गलत है। एक्चुअली 28% उसमें स्टेक ऐसी है जो बहुत बड़े बड़े लोग पास है, 13-14%, 5%, 3%, 2%, 1%। देखिए अब ऐसा नहीं कि ये कोई फिक्स्ड स्टेक स्टेक है, अब इसका कुछ नहीं होगा। पॉसिबल है कि उसमें से कोई सेल कर दे, लेकिन लाइकलीहुड बड़ा कम है क्योंकि उनकी सेलिंग ऐसे एब्जॉर्ब नहीं होगी। भाई किसी के पास 4% स्टेक है, वो ऐसे ही आके मार्केट में बेच देगा क्या? क्यों बेचेगा? उसको दाम नहीं मिलेगा। अच्छा, तो वो बात होती है। इसलिए आप जब ट्रेडेबल फ्री फ्लोट कैलकुलेट करते हैं किसी स्टॉक के लिए, तो वो आप उसमें से रिमूव कर देते हैं। देखिए, और ट्रेडेबल फ्री फ्लोट जब आप निकालते हैं तो वो निकालते क्यों? वो इसलिए निकालते हैं क्योंकि वो आप कह सकते हैं कि स्टॉक का वेट है एक तरीके से। जो स्टॉक का वेट जितना ज़्यादा होगा, मतलब जिसमें ट्रेडेबल फ्री फ्लोट जितना ज़्यादा है परसेंट में, और मार्केट कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट आपको मिल जाएगा नंबर में। वो जितना ज़्यादा होगा आपको उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, उतना अच्छे वॉल्यूम चाहिए मल्टीप्लाइड बाई प्राइस, उतनी अच्छी ट्रेडिंग वैल्यू चाहिए, तब जो है स्टॉक मूव करेगा। तो जिसमें ट्रेडेबल फ्री फ्लोट जितना कम है डिस्पाइट मार्केट कैप बीइंग हायर, वो स्टॉक उतनी आसानी से जल्दी से मूव करेगा और ज्यादा मूव करेगा। तो आइडिया फ्री फ्लोट कैलकुलेट करने का बस इस बात का है। इससे ज्यादा उसमें कुछ नहीं है और ना इससे कम। बिना फ्री फ्लोट देखे अगर आप जो है चीजें ऐसे ही सिर्फ चार्ट देख के करते हैं, तो वो कोई बड़ा अच्छा तरीका नहीं है। आप जो है थोड़ी थोड़ी अगर सिंपल चीजें ऐड करके अपने आप को अच्छा कर सकते हैं, बेहतर आउटकम निकाल सकते हैं, तो क्यों नहीं निकालना चाहिए? बिल्कुल निकालना चाहिए ना। अच्छा पॉलीमेट के एग्जांपल से याद आया, ये पॉलीमेट के एग्जांपल में वो जिनके पास 14.5% स्टेक होती थी, वो अभी 12% बची है, 12.5% ऐसे कुछ, मतलब करीब 1.5 से 2% स्टेक उन्होंने बेच दी है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। तो ऐसा नहीं है कि जो बड़े होल्डर हैं वो कभी सेल नहीं करते या कभी बाई नहीं करते, ऑफ कोर्स करते हैं। लेकिन द पॉइंट इज कि दे डोंट सेल और बाई ऑफन।
व्हेन दे डू इट इज एक्चुअली सिग्निफिकेंट इवेंट। तो वो बात है, तो उस चीज के नजर से आपको ये देखना चाहिए ट्रेडेबल फ्री फ्लोट का कंसेप्ट। टीवी टुडे में मात्र 20% का 2500 करोड़ का मार्केट कैप है, इसका मतलब है कि 500 करोड़ का फ्री फ्लोट है। अब 500 करोड़ का फ्री फ्लोट है, आप समझते ही हैं, अगर ऐसा स्टॉक टाइट है, जरा सी बाइंग आ गई तो फिर इसके बाद क्या होगा, इसमें ज्यादा आपको बताने की जरूरत है नहीं। तो टीवी टुडे अच्छा स्टॉक है। अच्छा, ये हमने टेक्सटाइल के बहुत से स्टॉक की बात की थी, उसमें से टेक्सटाइल में बहुत तरीके के हैं, कि मतलब एक आउटराइटली जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाता है, ठीक है, वो हो सकता है कि गारमेंट्स है ना, तो वो बनाता है। कुछ ऐसा हो सकता है जो वैल्यू चेन में बीच में कहीं आता है, फैब्रिक बनाता है लेकिन एंड प्रोडक्ट नहीं बनाता, फैब्रिक बनाता है। कोई और है जो कॉटन यान और ये सब बनाता है, कोई और है जो मशीन बनाता है उसके लिए, स्पिनिंग के लिए और ये सब चीजें। तो अलग अलग वैल्यू, मतलब वो पूरा एक सेक्टर में अलग अलग वैल्यू चेन के पॉइंट्स में अलग अलग टाइप की कंपनीज है। अब कौन सा अच्छा है नहीं अच्छा है, नंबर्स के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन नंबर्स आर नॉट गोइंग टू मेक यू मनी। व्हाट इज गोइंग टू मेक यू मनी इज द चार्ट, है ना। तो चार्ट जिसका ज्यादा अच्छा है, खासतौर से जिसमें ज्यादा वोलेटिलिटी ना हो, ताकि विप्सा मूव की वजह से आप, ऐसा ना हो कि आपका स्टॉप लॉस चला जाए, वैसे स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। तो ये एक कंपनी है डोनियर इंडस्ट्रीज। वैसे हमने पहले कई बार बात की है, जो है आपके टेक्सटाइल के स्टॉक्स हैं। शायद डोनियर की भी पहले किसी ना किसी एक स्टॉक पे चर्चा के एपिसोड में बात की थी। उसके बाद इसने अच्छा किया था और फिर अब शांत हो गया। लेकिन अगर इनके नंबर्स वगैरह देखेंगे तो क्वार्टरली में अच्छे हो गए, बीच बीच में लॉस वॉस पोस्ट कर देते हैं, तो मतलब, है ना, कुछ बहुत ज्यादा इनके पास प्राइसिंग पावर नहीं है। मार्जिन अभी भी अंडर प्रेशर है, शायद लोवेस्ट एवर पे चल रहे हैं, 5% के आसपास में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। बट चीजें इंप्रूव हो रही हैं पहले से, और उसका असर शायद ये टेक्सटाइल एज इंडस्ट्री का जो अच्छा चीजें दिख रहा है, हो रहा है, तो उसका शायद असर दिख सकता है। करीब 75% के आसपास में स्टेक है जो प्रोमोटर्स के पास है, और जो पब्लिक के पास है उसमें से करीब करीब 3% या 3.25%, तो वो हटा देंगे तो करीब 22% का फ्री फ्लोट बचता है। लेकिन अब ये कंपनी 350 करोड़ की है, अब उसमें 22% का फ्री फ्लोट का क्या मतलब होता है, 70 करोड़। अब 70 करोड़ का फ्री फ्लोट है, तो आप समझ ही रहे हैं, फिर जरा सी बाइंग आएगी तो उसके बाद क्या होगा इस स्टॉक में, बढ़िया जो है आपको उछाल देखने मिल सकता है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, आपको अपनी जो चेक लिस्ट है, जो आपके अपने रूल हैं वो फॉलो करने हैं, वो आपको लगाना है। उसके साथ स्टॉप लॉस हमेशा होना चाहिए, कभी भी ये ब्लाइंड बुल नहीं बनना है कि नहीं नहीं खरीद लिया बैठे। अरे, आइदर यू विल बी सेव्ड बाय द डाउनफॉल, कि और ज्यादा गिर सकता था नहीं गिरा, और एटलीस्ट यू विल बी सेव्ड इन टर्म्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऐसा बहुत रेयर होता है कि एक स्टॉक है जो आपने बेचा और अगले ही दिन वो बढ़ जाए, बहुत रेयर होता है, अनलेस वो बहुत ही एक्सट्रीमली नो बैड लक हो। तो जनरली ऐसा होता है कि आप जो है चीजें जब बेचते हैं, उसके बाद काफी टाइम लगता है, खासतौर से अगर आपने अच्छा टेक्निकल स्टॉप लॉस चुना था। डोनियर इंडस्ट्रीज आज जो है 5% के अपर सर्किट पे था, और फ्लैट लाइन काइंड ऑफ ब्रेकआउट है, बट डोंट वरी, इसमें जो है अभी ऊपर रेजिस्टेंस है। तो अभी ये 65.25 पे चल रहा है, जो इसमें रेजिस्टेंस है कई है उसमें, तो अभी इसमें मौका मिलेगा आराम से, तो इसमें कुछ ऐसा सोचने की बात नहीं है। और स्टॉप लॉस लेना है तो ले सकते हैं, ये 60 रुपए 60 पैसे का ले सकते हैं स्टॉप लॉस, ठीक है। 60 रुपए 60 पैसे का स्टॉप लॉस, और 65 रुपए पे चल रहा है स्टॉक, तो करीब 10% से छोटा स्टॉप लॉस है। तो ये रहा डोनियर इंडस्ट्रीज। इसके पहले हमने जो बात की थी वो टीवी टुडे की बात की थी। अच्छा, ये हमने जो स्पेस रखे थे कई, उसमें हमने पहले बहुत बार ये बात की है। एक स्टॉक है, उसका नाम है अल्पा लैब, है ना। तो अब ये अल्पा लैब, बहुत बार थ्रेड में हमने कमेंट में बात की है प्रो वालों के लिए, और वैसे पब्लिक में हमने कई बार बात किया। ये बेयरली, तब जो है 130-20 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी होती थी, 130 से भी कम होती थी। अभी 170 करोड़ की हो गई, क्योंकि आज जो है स्टॉक ने 20% अपर सर्किट लगाया था। हम यही बात आपसे दोहरा रहे हैं पिछले 2 महीने से, वो है ये, समय आ गया मार्केट में कि आप जो है पुराने स्टॉक को भूल जाएं, जिनका मैनेजमेंट बड़ा अच्छा है, बिजनेस टेलविंड बड़ी लंबी है, वो सब भूल जाए थोड़ी देर के लिए। आप दिमाग लगाएं कि नंबर्स जिनके डिसेंट हैं और चार्ट इनका एक्स्ट्रा डिसेंट है, वो आपको स्टॉक्स, वो अपॉर्चुनिटीज देखनी है। वो अपॉर्चुनिटीज आपको ज्यादा पैसे कमाने में मदद करेंगी, रादर देन कि आप जो है जो ओल्ड हॉर्स हैं उन पे पैसे लगाएं। तो ग्रेन्यूल सोलारा लॉरस में पैसे लगा के यकीन मानिए उतने पैसे नहीं बनेंगे।
थोड़े बहुत पैसे तो बनेंगे, उस बात से तो कोई इनकार नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे नहीं बनेंगे, बहुत ज़्यादा पैसे बनेंगे आपके, अगर आप इस साइड आ जाएँ जो थोड़े से अननोन टाइप के हैं, उनको ज़्यादा कोई भाव नहीं देता, ज़्यादा लोग फॉलो नहीं करते, ट्विटर में बहुत सारे ट्वीट नहीं आते उनके नाम के, वैसे स्टॉक पे अगर आप देखेंगे तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ है, ये जो अल्फा लैब है इसके अगले जो 5-6 महीने, मतलब 5-6 महीने भी नहीं लगेगा, करीब 3-4 महीने, उसमें 2 क्वार्टर के रिजल्ट आएँगे, एक दिसंबर का आएगा और एक मार्च का आएगा, है ना? तो अगले 4 महीने में ऐसा हो जाएगा। जनवरी में आ जाएगा दिसंबर का और उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल में आ जाएगा मार्च का। तो जब ये 2 क्वार्टर आएँगे तो उसमें जो मार्च वाला क्वार्टर उसमें तो लॉस था, तो वो लॉस रिप्लेस हो जाएगा प्रॉफिट से, और जो दिसंबर का क्वार्टर था उसमें भी अच्छा नहीं था मार्जिन, तो वो रिप्लेस हो जाएगा। तो अगर ये दोनों रिप्लेस हो जाएँगे तो आप ये कह सकते हैं कि अच्छा खासा यहाँ से बेस इफेक्ट आएगा। तो उस बेस इफेक्ट की वजह से स्टॉक अपने आप चीप हो जाएगा। तो ये थोड़े आप छोटे-छोटे नुआंस हैं, ये आपको सीखने चाहिए, लगाने चाहिए कि कहाँ पे किस तरीके मूविंग पार्ट्स फ्यूचर में एडजस्ट करेंगे अपने आप को। इस बात का आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखिए, इसके नंबर्स में कुछ ऐसा नहीं है कि रिटर्न ऑन इक्विटी और ये सब कोई बहुत हाई-फाई हो। लेकिन वो भी है कि ये बहुत छोटी कंपनी है। छोटी कंपनी में जनरली आप देखेंगे बहुत रेयर होता है ऐसा कि ये सब नंबर्स वगैरह बहुत अच्छे हों। तो वो आप, मतलब अगर आप ऐसी आशा रखते हैं कि नहीं-नहीं बहुत अच्छे नंबर्स होंगे, शायद आपकी आशा जो है गलत जगह है। शायद ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। तो अल्पा लैब हमने बताया था, वो 60-60 रुपए के करीब, नहीं 60 नहीं, ₹50 के करीब-करीब बताया था वो। तो अब वहाँ से करीब ₹80 कर दिया है, तो अब इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, है ना? तो मतलब आप थोड़ा भरोसा रखिए। देखिए, अब ये अगर आप 1 दिन का 20% का रिटर्न हटा देंगे, तो ये बड़ा एवरेज रिटर्न है, जो उसके पहले स्टॉक कर रहे थे, लेकिन ऐसा हमेशा होगा। अब इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन अब देखिए, अगर मान लीजिए आपने पिछले 2-3 दिन में, 4 दिन में अल्पा लैब को मान लीजिए एग्ज़िट किया है, तो आपने जो चार्ट रीड किया था, उसमें गलती हो गई कहीं। अब ये हो सकता है कि आपने जो खरीदा वो और अच्छा था, तो वो एक अलग रिलेटिव डिसीजन है, उसमें नहीं जाएँगे। लेकिन सिर्फ़, अच्छा, वो हमें पता भी नहीं है ना आपने उसके बाद खरीदा क्या, तो हाउ कैन आई कमेंट? तो ऑल आई कैन कमेंट इज़ दिस, अल्पा लैब ने किया क्या? ये जो है 2 दिन इसमें जब ये सेल ऑफ आया 17 दिसंबर और 20 दिसंबर का, उसके बाद छोटी-छोटी 3 कैंडल, उसके बाद एक बड़ी कैंडल अच्छे वॉल्यूम से 10% की। उसने ऑलमोस्ट कवर कर लिया उन 2 दिन की वो सेलिंग को। और उसके बाद स्टॉक नीचे नहीं आया, छोटी-छोटी कैंडल बना था, उसी के बगल में तो वो फ्लैट लाइन, वहाँ पे ब्रेकआउट की भी संभावना थी। अब जब आपको, देखिए, एक रेजिस्टेंस अगर मैग्नेट की तरीके काम करता है, या एक सपोर्ट अगर मैग्नेट की तरीके काम करता है, तो आप ये मान लीजिए समय आ गया उस मैग्नेट को तोड़ने का और उसकी पोलैरिटी बदलने का। तो अगर जो है एक रेजिस्टेंस के पास में चिपक रहा है प्राइस बार-बार, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ से ब्रेकआउट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है? और ख़ास तौर से अगर उसमें कोई बहुत बुरी कैंडल नहीं है सच तो, तब तो और पक्का है। और इसका उल्टा भी सही है। अगर एक स्टॉक है वो सपोर्ट पे गया है और वहीं पे घूम रहा है, ऊपर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि आइडियली अगर वो बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पे जाके स्टॉक को गिरना चाहिए तेज़ी से। आइडियली अगर वो सपोर्ट बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे स्टॉक को जाके अच्छा खासा बाउंस देना चाहिए वॉल्यूम पे। अगर वो नहीं कर पा रहा है ये, तो इसका मतलब ये है कि वो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, इस बार शायद उनकी बारी आ गई है कि उनका जो है परिवर्तन कर दिया जाए आइडेंटिटी का। तो अल्पा लैब में वही हुआ। अच्छा, ये कहना मुश्किल है कि आज हो जाता, कल हो जाता है, ये नहीं कह रहे हैं हम कि कब हो जाता, बट ये कि संभावना बहुत ज़्यादा है कि जल्दी हो जाता, ठीक है? इस बात की संभावना काफ़ी प्रबल है। तो वो इसने आज जो है कर दिखाया। ख़ैर, तो ये रहा अल्पा लैब। उसके अलावा ये एक बहुत पुराना और फ़ेवरेट स्टॉक है प्राज इंडस्ट्रीज़ का। प्राज इंडस्ट्रीज़ जो है, जैसा आप सब जानते हैं, मतलब अब इसमें कुछ नया बचा नहीं है बताने के लिए कि स्टॉक क्या करता है, बिज़नेस क्या करता है। तो एथेनॉल के लिए मशीनरी और एथेनॉल और बायो इकोनॉमी और ये सब चीज़ों पे काम करते हैं, हाई स्ट्रेंथ जो हाई पोटेंट जो एपीआईज़ हैं उनके लिए भी काम करते हैं। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ये कंपनी ऐसी है जो कटिंग एज पे काम कर रही है और मल्टीपल ऑप्शनैलिटीज़ हैं। ऑप्शनैलिटी क्या होती है? ऑप्शनैलिटी ये होती है कि आपका एक मदरबोर्ड है ना? शिप, और उसके बाद आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं। उन ऑप्शंस में आज की डेट में ये कहना मुश्किल है कि कौन-सा जो है बहुत अच्छा करेगा। लेकिन ये जज करना ठीक है कि 10 में से 2-3 बहुत सक्सेसफुल हो जाएँगे, 3-4 जो है ठीक-ठाक करेंगे और बाकी जो है खत्म हो जाएँगे इनिशिएटिव। तो प्राज इंडस्ट्रीज़ वैसे टाइप की कंपनी है, मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। दे हैव बीन ऑलवेज़ फोकस्ड ऑन डूइंग थिंग्स
फॉर फ्यूचर, है ना? तो अब देखिए, लेकिन फ्यूचर के लिए जब कोई ज़्यादा दिमाग लगाता है तो उसकी कॉस्ट भी हो जाती है प्रेज़ेंट में। तो वो कॉस्ट जो है कंपनी को पे करनी पड़ी, वो ये कि ये जो है अगस्त, नवंबर 2007, बेसिकली आप कह सकते हैं कि अप्रैल 2007 में पीक कर गया था स्टॉक। 2007 की बात करें, 14 साल पहले। 13 साल पहले, 14 साल पहले ये 180-190 रुपए में पीक कर गया था। अब ये दोबारा ये क्रॉस कर पाया है मार्च 2021 में। तो आप ये समझ लीजिए, जब जब आप ज़्यादा फ्यूचर फ्यूचर करने लगते हैं ना, फ्यूचरिस्टिक होके, और आप जो है भूल जाते हैं चीज़ें कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी और डिसेंट रेट से बिजनेस को ग्रो करना है, ये सब भी करना है, तो फिर आपके साथ दिक्कत ऐसी आ जाएगी, मार्केट आपको पनिश करेगा। तो प्राज के साथ वही हुआ, लेकिन एक बार वो मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो गया 194 पे, तो बड़ा क्लियर था कि इनको आराम से डबल होना है, विच इज व्हाट इट डिड। तो जब हमने प्रो में बताया था, 155 रुपए में बताया था शायद ये, 200 तक गया था, उसके बाद 155 तक फॉल आया था, इसमें मुझे याद है 150 तक आया था करीब, 155 पे मैंने बोला था खरीदने के लिए दोबारा से प्रो में। तो वहां पे लोगों ने खरीदा था, पता था कि यहाँ से डबल हो जाएगा आराम से, तो डबल हो गया, वो कर दिया अपने काम। उसके बाद से ये अटक गया, उसके बाद एक और ट्रेड लिया था वो जो नहीं चला है। तो अब ऐसा देखिए, गलतियां सबसे होती हैं, हमसे भी हो जाती है कई बार, बड़े एक्सटेंडेड स्टॉक स्टॉक में भी कई बार हम आशा लगा बैठ जाते हैं कि नहीं नहीं अभी और करेगा, और फिर वो अगले हमारे 3 महीने 4 महीने खराब कर देता है। तो ऐसा हो जाता है कई बार, लेकिन बहुत से आइडिया हैं, तो मतलब ऐसी कोई मुश्किल नहीं है, वी कैन इजीली स्विच। तो प्राज इंडस्ट्रीज हमने पहली बार तो 80 रुपए में बताया था लास्ट ईयर नवंबर में, वैसे तो वहां से आप देखेंगे तो करीब 5 गुना हो गया। प्राज इंडस्ट्रीज दोबारा से अच्छा दिख रहा है। अगर आप इसका देखेंगे मंथली चार्ट, तो उसमें जो इस मंथ की कैंडल है वो पिछले मंथ के कैंडल के अंदर है, विच मीन्स मंथली इनसाइड बार। अच्छा, मंथली इनसाइड बार ये पहले भी कई बना चुका है। तो जुलाई वाला मंथ है वो जो है जून के अंदर है, और फिर सितंबर वाला महीना वो जो है अगस्त के अंदर है, और फिर अगर अभी अक्टूबर देखेंगे तो वो भी अ, अगस्त के हिसाब से देखेंगे तो उसके अंदर ही है। अच्छा, अगस्त के हिसाब से देखेंगे तो सब कुछ उसके अंदर ही है, रेंज में ही ट्रेड करे स्टॉक। तो अब जो है वीकली में अगर आप देखेंगे तो वीकली में जो ये वीक गया है, उस वीक में सपोर्ट से जाके बहुत अच्छा बाउंस दिया है, और डिसेंट वॉल्यूम है, और वो दिखाते हैं कि शायद अब चीजें बॉटम आउट हो गई हैं प्राज इंडस्ट्रीज के लिए। अच्छा, लेकिन एक बात देखिए, जो बॉटम बन जाता है उसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक कल दौड़ने लगेगा। तो उसमें कोई ऐसा मोमेंटम कितने दिन में आएगा, कितना आएगा, उस पे कोई ऐसा बहुत ही पक्का व्यू नहीं बना सकते हैं। तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। ऐसी अनावश्यक ऐसी बड़ी उम्मीद ना बना लें कि जो है स्टॉक बहुत करेगा, ये करेगा, वो करेगा। करने को कर जाए अच्छी बात है, लेकिन बॉटम बनाने का क्लासिकल मतलब ये होता है कि अब वहाँ से नीचे नहीं जाएगा। कितना ऊपर जाएगा, कब जाएगा, ये थोड़ा कहना मुश्किल होता है। तो ये रही बात प्राज इंडस्ट्रीज़ की। उसके अलावा एक और पुराना स्टॉक है, उसकी भी बात कर लेते हैं। दारू वाले स्टॉक आप सब जानते हैं कि बहुत अच्छा कर रहे थे। ग्लोबस स्पिरिट हमने 200 रुपए में पिक किया था, 225 में टू बी प्रिसाइज, 200 नहीं बोलना चाहिए। तो ग्लोबस स्पिरिट हमने 225 में पिक किया था, पब्लिक में बताया था ये, और वहां से उसने जो है बहुत अच्छा किया, मतलब 1500 पार कर गया था। तो करीब करीब आप कह सकते हैं 6-7 गुना उसने कर दिया था। अच्छा, उसमें भी स्टोरी वही थी, मल्टी ईयर ब्रेकआउट। जब हमने 225 पे पिक किया था, वो मल्टी ईयर ब्रेकआउट ही था उसका, तभी पिक ही किया था। तो उसके बाद स्टॉक ने बहुत अच्छा किया। तो आप ये चीज कुछ गांठ बांध लें। ये बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग नहीं है, कूल नहीं है, लेकिन ये आपको पैसे बहुत कमवाएगा। वो है ये कि आप जो है स्टॉक पिक करें, देखें कि वो नॉन साइक्लिकल इंडस्ट्री से आता है, नॉन कमोडिटी से आता है, और बिजनेस में थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट आ रहे हैं, कहीं कैपेक्स तो नहीं आ रहा है, मैनेजमेंट तो नहीं चेंज हुआ, कुछ ऐसा क्या हो रहा है क्या, और फिर उसमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। अगर ऐसा स्टॉक मिल गया तो यकीन मानिए यू आर सिटिंग ऑन अ ह्यूज मल्टी बैगर, ह्यूज मल्टी बैगर, सिर्फ मल्टी बैगर नहीं, ह्यूज मल्टी बैगर। अच्छा, उसमें कई बार ये भी होता है कि आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि सबको थोड़ी ना इतने 5,000 कंपनी के बारे में पता है कि किस कंपनी में क्या हो रहा है, नहीं पता होगा। मतलब अब ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है पता होना। लेकिन आप एक काम तो कर सकते हैं कि भाई अगर आपको चार्ट दिखा तो सबसे पहले आप मंथली टाइम फ्रेम में जाएं और देख के ये देखें कि क्या इसमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। और अगर मल्टी ईयर ब्रेकआउट है तो आपका ये कर्तव्य है कि आप जो है सबसे पहले जाके पढ़ें उसके बारे में, बिजनेस क्या करता है, कुछ ट्रिगर तो कहीं नहीं हो रहा है, ये तो कर सकते हैं। क्योंकि सारे स्टॉक में मल्टी ईयर ब्रेकआउट तो नहीं है, तो वो काम आसान है, जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट है उसको जाके स्टडी करना। मल्टी ईयर ब्रेकआउट से बहुत ज्यादा पैसे कमाएंगे, इस बात पे आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। अब देखिए, मल्टी ईयर ब्रेकआउट की ही चूंकि बात कर रहे हैं, तो अब ये पहले हम वो दारू वाले स्टॉक की बात करें, उसके पहले मल्टी ईयर ब्रेकआउट की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो ये जो राम इन्फो है, ठीक है, जो अभी हमने बताया था, जिसने
एक महीने में 120% का रिटर्न दिया। ऑफ कोर्स हमने सारा नहीं कैप्चर किया, हम थोड़े लेट हो गए थे, तो हमने करीब 80% कैप्चर किया, विच इज गुड इनफ कंसिडरिंग कि 25 दिन में कर लिया ये। तो ये चार्ट भी अगर आप ओपन करेंगे ना मंथली में, तो आपको दिखेगा ये भी मल्टी ब्रेकआउट है। और इसका जो प्रीवियस हाई है वो है 310 रुपए पे, तो 310 प्रीवियस हाई है, इमेजिन दिस। अभी भी यहां से डबल होना पड़ेगा स्टॉक को टू रीच दैट लेवल। आई एम नॉट सेइंग नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, डोंट टेक इट दैट वे, बट इफ स्टॉक रिमेन्स स्ट्रांग, हु सेज कि यू नो इट वोंट डू दैट। सो अगले अगर ये 2-3 महीने में कर देता है तो क्या बुराई है, 4 महीने में कर देता है क्या बुराई है। भाई 4 महीने में 100%, 50%, 80% रिटर्न खराब होते हैं क्या? नहीं। लेकिन ये कि अब यहाँ फ्रेश खरीदना थोड़ा खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अब पता नहीं इसमें कहीं गिर ना जाए। तो वो बात है, या तो आपको बड़ी स्किल है टेक्निकल एनालिसिस की कि आप 15 मिनट 5 मिनट आवरली के चार्ट से जो है एंट्री कर लेते हैं। अगर आपके पास वैसी स्किल है तो आप प्लीज कर लें, लेकिन अदरवाइज अगर आप सिर्फ डेली चार्ट और वीकली वाले हैं तो फिर थोड़ा सा वो बनता है कि एक्सटेंडेड स्टॉक को ना खरीदें। अच्छा, जब हमने पिक किया था हमने भी लेट पिक किया था। हमसे जो है, जो जिस दिन ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद हम वेट करते रहे, लेकिन अगले 2 दिन के बाद तीसरे दिन वो फिर से 10% अप हो गया, तो निकल गया। तो एक्चुअली हमने उसको हवा में ही पिक किया था, लेकिन हवा में पिक करने के बाद भी हमारा जो रिस्क था वो मैनेजेबल था। लेकिन यहाँ पे अब शायद मैनेजेबल रिस्क के बाहर चला गया, तो अब यहाँ से लेना मुश्किल है। लेकिन ये कौन मना कर रहा है कि आप वॉच लिस्ट में नहीं रख सकते, क्योंकि डबलर तो यहाँ से भी है ये। अच्छा, ये जो डबलर है ये हमने अपनी पोस्ट में उसी दिन लिख दिया था कि डोंट वरी, ये जो है अच्छा करेगा। तो ये जब हमने 70 कितने पे बताया था, 75 से 80 में बोला था, 66 रुपए का स्टॉप लॉस था। तो तब भी अगर आप वो चार्ट खोल के देखोगे, जो प्रो मेंबर है खास तौर से उनके लिए ये है। अब हर चीज साफ साफ नहीं लिखी जाती कि इसमें ये होगा वो होगा फलाना ऐसे। आप कुछ खुद से भी तो दिमाग लगाइए। अगर चार्ट में हमने कोई लेवल मार्क कर रखा है, क्यों मार्क कर रखा है? क्योंकि वहां जाना है उसको, इसलिए मार्क कर रखा है, वरना क्यों मार्क करके रखेंगे? तो उसमें जब वो 80 रुपए के स्टॉक में अगर 320 310 का लेवल मार्क्ड है, क्या दिखता है आपको? वो यही दिखना चाहिए कि 3 से 4 गुना हो जाएगा। तो वो है। तो राम इन्फो ये भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट, आईटी इंडस्ट्री। अच्छा, ये कोई बहुत बड़ा, बहुत महान काम नहीं करते हैं कि नहीं नहीं इनको बहुत हाई मल्टीपल मिलना चाहिए, ये वो कुछ नहीं है ऐसा। वो छोटा मोटा काम करते हैं बेचारे, सरवाइव कर रहे हैं बेयरली। बहुत पुरानी कंपनी फिर भी ग्रो नहीं कर पाई, तो मैनेजमेंट भी कोई बहुत खास नहीं है। लेकिन हु केयर्स, इफ मार्केट लाइक समथिंग दे विल रीरेट इट, एंड इफ दे आर गोइंग टू रीरेट इट वी आर गोइंग टू मेक मनी आउट ऑफ इट। दिस जस्ट नो टू वे अबाउट इट, है ना। यही अपने को करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है किसको कहाँ होना चाहिए। दिमाग ये लगाना है कौन कहाँ जा रहा है। अगर वो वहां जा रहा है जो हमको पसंद है तो हम उसके साथ खोलेंगे, अगर हमको नहीं पसंद है तो हम वहां नहीं जाएंगे। इतना सा सीधा सा अपना मतलब है। खैर, अब आते हैं जो अपना दारू वाला स्टॉक था। ये पुराना आइडिया है, पब्लिक में बहुत बार इसकी बात कर चुके हैं हम। जीएम ब्रिवरीज, है ना। तो ये महाराष्ट्र में वो जो देसी दारू नहीं होती है जो 100 रुपए की आती है, पता नहीं, है ना, जो कुछ लोग होते हैं जो फिजिकल वर्क करते हैं, शायद उनको ये ऐसी लत होती है कि यू नो उनको बिना शराब के यू नो दे कांट लाइक स्लीप एंड ऑल ऑफ दैट। सो वो वैसे टाइप की मार्केट को ये एड्रेस करते हैं ना। तो आप ये कह सकते हैं कि वो कंजम्पशन जो है कोई लग्जरी नहीं है कि महीने में एक बार पी लेंगे और चल जाएगा, नहीं नहीं। वो कंजम्पशन एक्चुअली उनका एजेंशियल है ना। तो वो वैसे टाइप का ये बिजनेस है। तो हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें, तो अगर मैकडॉवेल और यूबीएल का बिजनेस आप देखेंगे तो वो कंजम्पशन जो है एजेंशियल वाला नहीं है। वो जिस कैटेगरी में आते हैं वो है थोड़ा सा, आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है। अब ऐसा थोड़ी कि जरूरी कि रोज दारू पिएंगे, ठीक है पीते होंगे लोग, लेकिन ज्यादातर लोग के साथ ऐसा नहीं होगा, होपफुली ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये जो देसी वाले टाइप के ये दारू वाले हैं और ये जो इनके पीने वाले लोग हैं, ये अलग कैटेगरी है। इनको जो है चाहिए तो फिर चाहिए। अब ये स्टॉक अगर आप देखेंगे तो मंथली में अगर आप देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि जो है 2017 का जो हाई है वो 950 के करीब है ना। तो 950 के करीब। अच्छा, एक और कंसेप्ट फिर अभी आ जाएगा इसमें, अभी हम बात कर लेंगे उसकी। 950 के करीब जो है 2017 का हाई है ना, जो पीक था बुल रन का वहां पे। एक बार वहां से ये निकल जाएगा तो फिर बहुत अच्छा करेगा ना। तो वो हम इसमें जो प्ले है वैसा लेके चलेंगे कि एक बार जो है ये नया हाई बना देगा तो बड़ा अच्छा करेगा। अभी भी अच्छा दिख रहा है ना। अभी कैसा दिख रहा है उसकी अभी हम थोड़ी देर में बात कर लेंगे, लेकिन मेन रन जो आएगा वो 950 के ऊपर आएगा। तो इसके पहले कि उधर चले हैं, तो जीएम ब्रिवरीज का अगर वीकली चार्ट देखेंगे तो जो रीसेंट स्विंग आई है ना उसके करीब ट्रेड कर रहा है। और जो कैंडल है तो आप देखेंगे लास्ट टू लास्ट वीक, मतलब जो ये वीक चला गया उसके पहले वाला वीक अगर आप देखेंगे तो बुलिश इंगल्फिंग है बहुत बढ़िया वॉल्यूम से। और अगले वीक उसने 7% कर दिया।
ये बड़े सिंपल सिंपल पैटर्न है, बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग, आप इतना सीख लेंगे तब भी आप अच्छा खासा अपने लेवल पे चीजें कर पाएंगे। लेकिन देखिए, वो जो अप्रोच है ह्यूमन डिस्क्रिशन की, टू अप्लाई द नुआंस, वो अब चार्ट देख के नहीं आती है ना, वो आपको अपना खुद की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है, उसमें लगता है टाइम। लेकिन ये अगर आप देखेंगे अभी तो ये फ्लैट लाइन ब्रेकआउट हो गया है, और लो वॉल्यूम पे आज जो है, एग्जैक्टली बहुत लो नहीं है बट ठीक है, डिसेंट लो वॉल्यूम है, और सॉर्ट ऑफ रीटेस्ट है उसका। और फिर जो रीसेंट स्विंग आई है वो 920 का है। होपफुली अगले 3-4 हफ्ते में ये 950 को बाहर कर देगा, और उसके बाद ऊपर चला जाएगा। अच्छा, अब एक बात आती है कि एक कंसेप्ट और जो अभी हमने बोला था, वो जो है कि किसकी बात करनी है। तो अब अभी हमने बोला था ना कि 2017-18 की बुल रन का जो हाई था जीएम ब्रिवरीज का, वो 950 था। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये। जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं वो होल नंबर होते हैं, खासतौर से मेजर होल नंबर। तो जैसे एक स्टॉक है जो 2 डिजिट में ट्रेड कर रहा था, मतलब 90, 95, 98 तक जाता है, सेल ऑफ हो जाता है। एक बार अगर वो 100 के ऊपर क्लोज दे देगा और बाकी चीजें उसके फेवर में है, तो वो स्टॉक बहुत अच्छा ट्रेड हो जाता है आपके लिए। सिमिलरली, एक स्टॉक है जो 3 डिजिट में ट्रेड करता था, लेकिन अब वो गिरते 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 100 के नीचे ट्रेड करने लगा, तो वो 2 डिजिट में कब 10-15 रुपए पे पहुंच जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो पहुंच जाएगा। तो ये जो साइकोलॉजिकल नंबर्स होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप एक ही दिन का आप लेके बैठ जाएं कि आज तो क्लोज हो गया इसके नीचे, या आज तो क्लोज हो गया इसके ऊपर। मतलब आप समझ रहे हैं ना, उसको थोड़ा 2-3 दिन ऐसा दे सकते हैं। लेकिन आप अगर वहां एंटर कर जाते हैं तो कोई बुराई नहीं है, अगर बाकी चीजें फेवर में हैं तो अगर एक 3 डिजिट का स्टॉक है, जब वो पहली बार 4 डिजिट का होगा, वो होगा जब वो 1000 क्रॉस करेगा। तो एक बार 1000 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, तो वो नया पैराडाइम है उसके लिए। तो अगर वो 1400-1500 में अगर अगले 2 हफ्ते में ट्रेड करने लगे, यू शुडंट बी सरप्राइज्ड। अच्छा, अब ये इसका कोई, अब ये हम कोई गणितीय फॉर्मूला तो आपको बता नहीं रहे हैं कि इसका कोई आपको प्रूफ दे दें कि नहीं नहीं ऐसे और ऐसे। अब ये हम कुछ बोल रहे हैं, या तो आपको भरोसा होगा उस बात पे या नहीं होगा। अगर नहीं है तब भी कोई बात नहीं, अगर है तब भी कोई बात नहीं। आपको करना फिर भी वही है, वो ये कि आप जो है वो स्टॉक जो हम बता रहे हैं वॉच लिस्ट में रखिए, देखिए उनको, और देखिए उनका मूवमेंट कैसे होता है। जब ये एक बार 1000 के ऊपर क्लोजिंग देगा जीएम ब्रिवरीज, तब आप देख के बताइएगा कि अच्छा किया, बुरा किया, नहीं किया, क्या किया। अब हो सकता है जीएम ब्रिवरीज में वो कंसेप्ट फेल हो जाए, इसका मतलब ये भी नहीं कि वो कंसेप्ट खराब है, लेकिन अगर वो काम कर जाए तो एटलीस्ट आपके पास एक खुद का लिव्ड एविडेंस रहेगा कि ये कंसेप्ट ऐसे काम करता है। तो ऐसे बहुत से स्टॉक मिलेंगे आपको। तो ये प्रो वालों के लिए खास तौर से है, क्योंकि आप लोग थोड़े सीरियस हो, एटलीस्ट आपके जो है ना, मतलब अब कोई पैसे दे रहा है और समय दे रहा है, तो अब इससे सीरियस अब क्या इंडिकेशन ले, है ना। दो ही चीजें लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आज के जमाने में, उनका समय और उनका पैसा। अब वो दोनों चीजें अगर आप हमको दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप सीरियस हैं। तो अब जब आप सीरियस ही हैं तो आप ये कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान रखें। तो जब हम कोई स्टॉक बताते हैं 70-80 रुपए में घूम रहा होता है, तो वेट करिए जब 100 पार करेगा, उसके बाद उसमें कैसी आग लगती है देखिए उसको। 800-900 में बताते हैं, जब 1000 पार करेगा तब देखिए वो कैसी आग लगती है। 1500, 1600, 1700, 1800 के आसपास में बताया, जब 2000 क्रॉस करेगा तब देखिए वो कैसे 2700, 2800 पहुंच जाता है आसानी से। ये आप ऑब्जर्व करिए, आपको दिखेगा। 10,000 क्रॉस करेगा, उसके बाद देखिए 13-14 हजार कैसे पहुंच जाता है। तो वो दिखेगा आपको। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है, जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इस कंसेप्ट का इम्पैक्ट पड़ना कम हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आप उतने बड़े लेवल पे जाएंगे, तो उसमें जो बहुत बड़े लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो लोग ज्यादा ट्रेड करते हैं ऐसे स्टॉक, और वो ये सब चीज पे कम दिमाग लगाते हैं। तो फिर वहां जाके थोड़ा कम हो जाता है। तो जैसे इसीलिए आपने नोटिस किया होगा, मैंने बोला कैसे 70-80 वाला स्टॉक है ना, 120-130 का हो जाता है, 140 का, तो मतलब मैं यहाँ 50-60% बोल रहा हूँ, 70%। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे हम छोटा करते जा रहे हैं ना। 10,000 पे मैंने बोला कि कैसे 13,000, 14,000 हो जाता है, मतलब 30 से 40% है ना। अच्छा, ऑफ कोर्स ये नहीं कहना है कि खाली अकेले वो होल नंबर क्रॉस कर जाएगा तो वो पार कर जाएगा, ये नहीं बोल रहे। यू स्टिल हैव टू लुक एट अदर थिंग्स, है ना। लेकिन ये कंसेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है, होल नंबर जो है एज अ साइकोलॉजिकल सपोर्ट और साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली लोग इसकी बात नहीं करते, मैंने तो नहीं देखा कभी बात करते हुए। लेकिन अगर आप कुछ सीख जाएं, यूज कर पाए, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो जीएम ब्रिवरीज, डॉनियर, टीवी टुडे, है ना, प्राज, तो ये 4 स्टॉक हो गए जिनकी आज बात करनी थी। उसके अलावा एक और स्टॉक है जो ये भी पब्लिक में पहले बता चुके हैं। अब कुछ लोगों को बुरा लग सकता है अभी इसके बारे में, बट कोई बात नहीं। लगना चाहिए थोड़ा बहुत बुरा, थोड़ा बहुत अच्छा। तो ये एक स्टॉक है, ऑरियन प्रो सोल्यूशन, है ना। तो ये आईटी की कंपनी है, ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। ठीक है। तो अब ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट इसने दिया था 265 रुपए पे। तो 265 रुपए पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है, और जो
इस वीक का लोन रिटर्न है वो 16.5% है। ये भी हम कई बार स्पेस में बात कर चुके हैं पब्लिक में, और प्रो में भी कई बार थ्रेड में हम डाल चुके हैं। वॉइस ब्रेक कर रही है। कैन यू हियर मी? कैन एनीबडी कंफर्म वेदर यू आर एबल टू हियर मी और नॉट? यस, ऑलराइट। सो ऑरियन प्रो सॉल्यूशंस है ना, तो आईटी की कंपनी है। बड़ा अच्छा Yeah, चार्ट दिख रहा है। perfect. अच्छा करेगा ये, है ना? तो इसमें आप जो है अच्छा उम्मीद रख सकते हैं। तो पहला इसमें जो रेजिस्टेंस आएगा उसको 380, 400, 400 के आसपास में आएगा, 420 के करीब करीब। तो वहां पे आप जो है थोड़ा सा ध्यान रखिए, है ना? तो 420 के करीब करीब जो है स्टॉक ओरियन प्रो सॉल्यूशन आईटी का स्टॉक है। और आईटी के बारे में हमने बोला है कि जो बड़े आईटी के स्टॉक है ना, मतलब एच सी एल टेक, टीसीएस, वो सब। अब देखिए उसमें ट्रेडिंग पॉपअप आ सकता है एक दिन दो दिन का, बट अगर आप थोड़े ज्यादा समय के लिए देखें तो उसमें मार्केट को आउट परफॉर्म करने की ताकत नहीं बची। मतलब अभी दिखता नहीं है अगले कुछ महीने कि आईटी स्टॉक्स में कोई बड़ी वो होगी, खासतौर से बड़े स्टॉक में। लेकिन अगर आप छोटे स्टॉक देखेंगे, दे कंटिन्यू टू डू वेल। तो आपको कोशिश करना चाहिए छोटे छोटे स्टॉक निकालना है, जैसे ओरियन प्रो है, ऐसे स्टॉक निकालना है और इन पे फोकस करना है, ध्यान देना है। ये जो है काफी अच्छा कर सकते हैं यहाँ से जाके। अब उसके पहले कि आगे बढ़े, अगर आपके पास कोई प्रश्न है, कोई ना कमेंट है, कुछ पूछना है, तो आप जो है बोल सकते हैं कुछ भी, या कुछ पहले कभी पूछा हो जो अभी नहीं कवर किया हो वो भी आप जो है पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन तो है रिनेसांस ग्लोबल का, वो अभी बता देंगे 2 मिनट में। अच्छा, बीएन। हेलो। हेलो। तो रेनेसांस ग्लोबल जो है क्या करती है, वो ज्वेलरी के बिजनेस में है। और जो है रेनेसांस ग्लोबल और जो बाकी ज्वेलरी के बिजनेसेस हैं, जैसे राजेश एक्सपोर्ट्स और ये सब, टाइटन भी, इनफैक्ट टाइटन तो लीडर है, वो जो है काफी अच्छे जो है चार्ट दिख रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो रेनेसांस ग्लोबल, ये हमने कवर भी किया था एक स्टॉक पे चर्चा के एपिसोड में काफी पहले। तो पुराना स्टॉक है, अपने लिए कुछ वो नहीं है, लेकिन तब इसने कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं किया था। मतलब थोड़ा सा रन दिया था, करीब 30% का रन दिया था, और फिर उसके बाद एक रीटेस्ट किया था अभी नवंबर के एंड में, 790 के करीब करीब। तो वहां पे रीटेस्ट करके डब्लू का पैटर्न एकदम बढ़िया सा डब्लू है। यू कैन लुक वेरी ब्यूटीफुल, लाइक वेरी क्लीन स्ट्रक्चर, ब्यूटीफुल डब्लू। और उसके बाद अभी इसने सॉर्ट ऑफ ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी 16 दिसंबर को, उसके बाद फिर सेल ऑफ आया छोटा। अब इसी को लोग बोल देंगे कप एंड हैंडल, भाई इसमें क्या बुराई है? ये आप देखें 9 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक कब बना है, और 15 दिसंबर से लेके अभी तक हैंडल बना है। और अब यहाँ से ब्रेकआउट होगा और स्टॉक अच्छा करेगा, बड़ा सेट पैटर्न है। बस उनकी दिक्कत ये है कि अब वो यहाँ से क्या करेंगे, वो कहेंगे वो जो उसकी डेप्थ है ना कप की, उतना ही रन आएगा। तो मतलब जो रेडियस है कप की, उतना ही रन आएगा। तो आप वो कहेंगे क्या, वो कहेंगे 980 और 790, है ना, तो 800 मान लो, तो 180 पॉइंट का रन आएगा। तो अब वो कहेंगे कि 1000 में 180 जोड़ दो, तो करीब करीब वो कहेंगे 1160, 1150 का टारगेट ले लो। ऐसा काम होता नहीं है जनरली, कि मतलब इतना एकदम साफ साफ जो, क्योंकि ये गणित नहीं है ना, ये आपका हमेशा ध्यान रखना है। रेनेसांस ग्लोबल बहुत टाइटली हेल्ड स्टॉक है, तो ये अच्छा करेगा यहाँ से। लेकिन बहुत ज्यादा मतलब अब ये उम्मीद नहीं है कि ये जो है एकदम से आपको एक आध महीने में 30, 40, 50% दे दे। वो थोड़ा मुश्किल दिखता है ऐसा करना, लेकिन अदरवाइज तो अच्छा करेगा। और इसका मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, तो अ, अगले एक महीने में जब अर्निंग्स आएगी इसकी दिसंबर की, तो हो सकता है अर्निंग्स काफी अच्छी आ जाए, तो उसकी वजह से स्टॉक जो है ट्रिगर कर जाए। तो वो एक देखने वाली बात होगी। अगर मार्जिन इंप्रूव हो जाए ड्रास्टिकली, मतलब वैसे वो इंप्रूव्ड है लास्ट 2 क्वार्टर्स में, बट इफ बिजनेस इज एबल टू कंटिन्यू दैट, तो यहाँ से काफी अच्छा हो जाएगा। इतने मार्जिन इसने पहले कभी पोस्ट नहीं किए हैं, तो ये एक बढ़िया जो है ट्रिगर हो सकता है यहाँ से स्टॉक के लिए। ठीक है। बाकी इसमें और कुछ ऐसा बताने के लिए है नहीं, एक्सेप्ट कि जो फिक्स्ड एसेट का बेस है उनका, वो ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो गया।
ठीक है, 125% करीब फिक्स्ड एसेट्स जो है बढ़ गई हैं सितंबर 2021 में एज कंपेयर टू मार्च 2021। तो प्रॉब्ली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेल्स में जो है थोड़ी पहले से फास्टर ग्रोथ आएगी। अब थोड़ी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए, अगर ये ज्वेलरी वोलरी का बिजनेस है, अगर आप ये अ, ऐसे थोड़ी ना है कि कल आप नया खोलेंगे और तुरंत से काम करने लगेगी, दुकान इतनी चलने लगेगी। ऐसा नहीं होता है ना। ये कोई बी टू बी बिजनेस नहीं है कि आपके पास कस्टमर ऑलरेडी, ऑल यू नीड इज कैपेसिटी। तो ऐसा नहीं होता है। तो इसमें थोड़ा सा स्लो रैंप अप होता है। अब इसमें अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 6% है जो आप ऐसे ही निकाल दें, और 70-71% प्रमोटर के पास है, 1.5% एफ के पास है। तो मतलब बचा क्या, बचा करीब 20% बचता है। तो 20% स्टेक है जो एक्चुअली फ्री फ्लोट है। चूंकि 1800 करोड़ ही मार्केट कैप है, 20% अगर आप देखेंगे तो 360 करोड़, 350 करोड़ रुपए का ट्रेडेबल फ्री फ्लोट है। तो रेनेसांस ग्लोबल लुकिंग नाइस। उसके अलावा शायद दिनेश ने पूछा है ये आईसीआईएल इंडो काउंट इंडस्ट्रीज। अब इसके बारे में देखिए, ज्यादा कुछ कहने वहने को है नहीं। टेक्सटाइल का स्टॉक है, शुड डू वेल, है ना। अब लेकिन वही है, यू आर प्रो मेंबर, यू ऑलरेडी नो दैट टेक्सटाइल स्टॉक्स विच आर लुकिंग गुड, है ना, मच बेटर देन आईसीआईएल। आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स, बट यू नो लास्ट 3 दिन में एक बात की थी ना। तो नहीं नहीं, एंट्री पॉइंट, अरे नहीं नहीं, एंट्री तो करना नहीं है। एंट्री भी करना तो ऐसे स्टॉक को क्यों पिक करना है। 2 दिन पहले जो बताया था ना टेक्सटाइल वाला, वो अच्छा दिख रहा है, उसका चार्ट देखो कितना बढ़िया ब्रेकआउट है हाई वॉल्यूम पे, फिर लो वॉल्यूम पे रिटेस्ट है। उससे अच्छा आपको क्या मिलेगा। ये स्टॉक वो है जिसका मोमेंटम चला गया है, इसको पहले मोमेंटम बनाना पड़ेगा फिर चलेगा। वो स्टॉक ऐसा जिसमें मोमेंटम है, ब्रीफली उसने ब्रेक लगाया, अभी वो गाड़ी आगे बढ़ाएगा, गियर डालेगा, फिर दौड़ेगा। तो वो ज्यादा अच्छा है या ये ज्यादा अच्छा। तो हम क्यों अननेसेसरली कोरिलेटेड बिट्स बढ़ा लें अपने पोर्टफोलियो में, जबकि हमको कंसंट्रेट करना चाहिए, है ना। अच्छा ये बड़ा सवाल है सुषमा। ये देखते हैं, अच्छा बताते थोड़ा सा। ये जो आज अगर आप देखेंगे ना आईसीआईएल में, एक और बात, आईसीआईएल में जो आज की कैंडल है, इट सेज समथिंग विच इज बीरिश इंगल्फिंग। लेकिन इसमें अच्छी बात यह कि वॉल्यूम नहीं था। तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं थोड़ी रिस्पाइट है, बट मोस्ट लाइकली आईसीआईएल अभी पहले नीचे आएंगे, फिर बाद में कहीं ऊपर जाएंगे। तो मतलब प्रो मेंबर्स के लिए तो स्ट्रिक्टली अवॉइड है, पब्लिक वालों के लिए भी अवॉइड है। यू कैन ऑलवेज फाइंड मच बेटर स्टॉक्स देन दिस। ओके, सो डोंट लुक एट इट। अब देखिए, अब ऐसे सवाल का जवाब कैसे दें कि कौन सा स्टॉक मूव क्यों नहीं कर रहा है, मतलब अब ये कैसे बताएं हम, ये बताना मुश्किल है ना। हम थोड़ी ना मतलब मूव करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, तो ये कहना मुश्किल है। अब लेकिन आप ये देखिए, अगर आप एफएसएल को बोल रहे हैं तो आप ये भी तो देखिए, प्री कोरोना वो 40 रुपए पे ट्रेड करता था, कोरोना के समय में 20 रुपए पे बॉटम बनाया, फिर 40 पे ब्रेकआउट दिया, और 40 से जो स्टॉक है 200 का हो गया। तो भाई 5 गुना तो हो गया, बॉटम से देखेंगे तो 10 गुना हो गया। अब क्या चाहिए। स्टॉक की गलती नहीं है अगर इतना मतलब 10 गुना से भी ज्यादा हो गया एक्चुअली, तो वो 240 तक गया था ना। तो वो है। अच्छा, ये हमने प्रो में पहले बताया है, देखिए आपको बस यही करना है। देखिए, एक स्टॉक है जो मोमेंटम में है और फिर डिप करता है, वो खरीदते हैं, तो वो बाय द डिप सही है। लेकिन एक स्टॉक है जो मोमेंटम लूज कर रहा है, उसमें बाय द डिप कर रहा है, तो यकीन मानिए आपको फ्यूचर में भगवान और मार्केट दोनों लोग डिस्काउंट में देंगे सेम स्टॉक, आपको नहीं लेना है। भगवान को बोलिए सॉरी, थैंक यू सो मच, आई एम नॉट गोइंग टू बाय इट, है ना। तो एफएसएल वैसे टाइप का स्टॉक है। वैसे अभी बॉटम आउट हो चुका है, अगर अभी आप मुझसे पूछोगे ना एफएसएल के लिए, तो वो बॉटम आउट हो चुका है, और यहां से चीजें अच्छी हो सकती हैं एफएसएल के लिए। अच्छा, ये बोल क्यों रहे हैं हम, बता ही देते हैं फिर। तो अब देखिए, एफएसएल में जो ये वीक छोड़ दीजिए, पिछला वीक 20 दिसंबर वाला जो वीक था, 20 दिसंबर वाला वीक, उसकी जो कैंडल है उसका वॉल्यूम आप देख रहे हैं कितना है, 45 मिलियन। उसके पहले वॉल्यूम कितना था, 13 मिलियन। तो वॉल्यूम कितना हो गया, ऑलमोस्ट 3.5x, राइट। 3.5 गुना वॉल्यूम हो गया वीकली पे, और बढ़िया बुलिश इंगल्फिंग है। तो बॉटम बन गया एफएसएल में। अब लेकिन बॉटम बन गया तो क्या ये खरीद ले जाके, नहीं बिल्कुल नहीं। किसने कहा खरीद ले जाके। अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो अलग बात है, आप कर लें। अगर आपके पास ऑलरेडी कैश में है तो अलग बात है, क्योंकि आपके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है। लेकिन अगर नहीं है तो हाथ जोड़िए और इनको माफी दीजिए, और ये स्टॉक की तरफ अभी मत देखिए। तो एफएसएल के बारे में ये बात हो गई। अब ये एक प्रश्न है, बॉटम कैसे पहचाने। तो अब देखिए, ये तो बहुत बड़ा मतलब नो एक टॉपिक है, अब इसको एड्रेस करना इतने कम समय में तो थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन एक कुछ बेसिक की चीजें हैं, वो आप देखेंगे तो शायद उससे हो जाएगा। बॉटम पहचानने का मतलब ये होता है कि चीजें जो है एक डायरेक्शन में मूव कर रही थी, जो कि थी डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चीजें थी, और फिर आप ये चाहते हैं कि
जो डेस्परेट सेलर हैं वो सारे निकल जाएं, क्योंकि परिभाषा के तौर पे अगर आप देखें तो बॉटम तभी बनेगा जो डेस्परेट सेलर हैं, जब वो उनके हाथ पैर फूल जाएं, अब वो बोलें कि हमसे अब दर्द झेला नहीं जा रहा है लॉस का, और अब हम इसको बेच के आज से ही छुट्टी पाएंगे। जिस दिन वो ऐसा कर देंगे, तो द लास्ट डेस्परेट सेलर जिस दिन यू नो बेच दे, कैपिचुलेट कर दे, उस दिन आप समझ जाइए बॉटम है। तो ये तो हुआ थ्योरेटिकल। अब इसको चार्ट के टर्म्स में कैसे देखें, प्राइस सेक्शन में कैसे देखें कि कहां पे हुआ ये। तो अब ये देखने के लिए आपके पास कई तरीके हैं। तो अब उसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले ये है कि एग्जैक्ट बॉटम आपको ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एग्जैक्ट बॉटम में प्रॉब्लम ये है कि आप हो सकता है बुलिश इंगल्फिंग खोज लें। बुलिश इंगल्फिंग क्या होता है? बॉटम आउट पैटर्न होता है ना, कि एक लॉन्ग टर्म या लॉन्ग टर्म या नहीं, या कुछ समय से उसमें अगर एक डाउनवर्ड ट्रेंड था, उसमें बुलिश इंगल्फिंग बनता है बॉटम में, या कोई और बुलिश पैटर्न बनता है, जैसे मॉर्निंग स्टार है, या ऐसे और भी जो पैटर्न है। अगर ऐसा कोई पैटर्न बनता है जो कि है ना बुलिश हरामी है, तमाम पैटर्न है। अच्छा, पैटर्न पे नहीं जाना है, खाली आपको फोकस ये रखना है क्या अच्छी वॉल्यूम का बुलिश कैंडल बन रहा है, ग्रीन कैंडल बन रहा है बड़ा सा, तो वो बॉटम आउट पैटर्न होता है, जैसे ग्रेफाइट में बना था। तो अब कहने को ये कहा जा सकता है कि बॉटम बन गया ग्रेफाइट में, पॉसिबली बन भी गया है। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट, एचईजी, गोवा कार्बन, फिलिप कार्बन, रेन इंडस्ट्रीज, जीपीआईएल, आप ये देखेंगे तो ये सेक्टोरली जो कोरिलेटेड स्टॉक्स हैं, उनमें सब में कल जो है ऐसा ही मूव था। तो आप कहने को कह सकते हैं कि शायद बॉटम बन गया। तो ग्रेफाइट में ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है, ऐसा दिखेगा आपको। अच्छा, ग्रेफाइट में जो कल का जो मूव था 20% का, उसके पहले भी जो मूव था वो भी अच्छा था। 7% का मूव था, बहुत ही अच्छे वॉल्यूम में था, 3 मिलियन से ऊपर, जबकि नॉर्मली उसका 1 मिलियन वॉल्यूम होता था। तो 1 मिलियन 800, मतलब करीब 8 लाख 1 मिलियन ट्रेड करता था स्टॉक, वो 3 मिलियन से 7% का मूव देता है, इसका मतलब है कि प्रॉब्ली बॉटम बन गया। अच्छा, अगर आप बहुत ही स्ट्रिक्ट ट्रेडर हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन रखने वाले, 1 हफ्ते, तो आप उसी दिन पोजीशन भी ले सकते थे डे एंड पे, नहीं तो अगले दिन मॉर्निंग में ले लेते ग्रेफाइट में, और आपको 20% मिल जाता रिटर्न। अच्छा, ये आपको पता नहीं होता तब कि 20% मिल जाएगा मुझे, लेकिन आपको ये पता होता कि फ्लैट लाइन ब्रेकआउट हो गया, उसके पहले बहुत अच्छे वॉल्यूम पे अच्छा रन हुआ था। ये आप कर सकते थे, लेकिन अब चूंकि वो हो गया। अच्छा देखिए, ग्रेफाइट में एक और चीज है, जो 5 अगस्त का हाई है और जो फिर 14 अक्टूबर का हाई है, उसको आप मिलाएंगे, एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे, तो ग्रेफाइट ने सॉर्ट ऑफ ब्रेकआउट दे दिया फॉलिंग ट्रेंड लाइन का। तो सॉर्ट ऑफ लग रहा है कि इसमें जो है मोमेंटम वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विल आई बाय इट ना? तो मतलब अभी मुझे लगता है कि इससे अच्छे स्टॉक हैं अपने पास। मतलब अब ये डॉक्टर ने तो नहीं कहा है हमें कि ग्रेफाइट से ही पैसे बनाएंगे तो है ना उसमें ज्यादा खुशी मिलेगी, पैसा तो नहीं है। तो प्रॉब्ली ग्रेफाइट और ये सब जो स्टॉक्स हैं, है ना, रिलेटेड स्टॉक्स, इनमें बॉटम बन गया है, लेकिन है ना लेने हैं नहीं लेना है, मतलब सूट तो नहीं करता है। आप ऐसे काफी अच्छे स्टॉक है अपने पास जो ऑलरेडी अच्छी सिचुएशन में है, रात दिन ये। अच्छा, इसमें बड़ी बात क्या है, क्योंकि ये 200 डीएमए के नीचे मूव कर रहा है। आप सब जानते हैं 200 डीएमए के नीचे थोड़ा चीज़ें बड़ी हिचकिचाहट भरी हो जाती हैं, वहाँ आपको थोड़ा ज़्यादा संभल के काम करना होता है। तो 200 डीएमए इसका अभी ऊपर है 610, तो अभी इसमें मुझे लग रहा है बॉटम बन गया है। डिस्पाइट दैट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बेस बनाएगा फिर, ताकि मूविंग एवरेज 200 डीएमए का और नीचे आ जाए, और जो छोटे मूविंग एवरेज है, मतलब 10 दिन 20 दिन 50 दिन, वो थोड़ा ऊपर आ जाए, क्योंकि लास्ट के रिसेंट के प्राइस उसमें इन हो जाएंगे और उसके पहले वाले निकल जाएंगे। तो जब ये मूविंग एवरेज पहले कंसोलिडेट करेंगे, फिर कहीं जाके ब्रेकआउट होगा, तो प्रॉब्ली दैट विल बी द टाइम व्हेन आई विल बी इंटरेस्टेड। अच्छा, ये कब, क्या इसको हम पास्ट में देख के बता सकते हैं कब ऐसा हुआ था? बिल्कुल बता सकते हैं। वो कब का समय था? वो था जब ये मार्च 2020 में फॉल आया था, उसके बाद अपर सर्किट में बात कर रहा था स्टॉक 250 तक, तो वहां पे यही हुआ था। यू कुड हैव सेड कि यहाँ बॉटम बन गया है और ये वो, लेकिन आप देखोगे तो अप्रैल से लेके आपका नवंबर तक वेस्ट हो गया। तो करीब 7-8 महीने मार्केट ने आपके वेस्ट कर दिए ना। और किया क्या मार्केट ने? वही किया जो अभी हम बोल रहे हैं, क्या कि सारे मूविंग एवरेज कंसोलिडेट करेंगे, तो जो ऊपर वाला मूविंग एवरेज है वो नीचे आएगा, और जो छोटे मूविंग एवरेज है वो नीचे से ऊपर आएंगे, और जब वो सारे मर्ज होने वाले होंगे, जब 200 डीएमए के पास में आएगा, तब एक स्ट्रेंथ कैंडल आपको चाहिए। और कई बार आप उसमें थोड़ी प्रीएम्प्ट भी कर सकते हैं एंट्री, ऐसा नहीं है। आप ग्रेफाइट वाला आधे घंटे का वीडियो देखना, ये मैंने लास्ट ईयर अक्टूबर में अपलोड किया था, 30 मिनट का होगा। उसमें टेक्निकल एनालिसिस करते हुए मैंने यही कहा था कि इसमें यही होगा फ्यूचर में, और आपको तब खरीदना है, अभी नहीं खरीदना है। तो जब वो वीडियो बनाया था, मैंने बोला था उसमें तुरंत मत खरीदना, थोड़ा उसमें टाइम लग सकता है, 1 आध हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते ऐसा। तो वो हुआ था, तो वो ही अभी आपको यहाँ पे वेट करना है। अब लेकिन एक और अंतर है,
वहां पे ग्रेफाइट को ज्यादा समय इसलिए भी लग गया था क्योंकि एक तो मार्केट पूरी ऐसी सिचुएशन में थी, और मेटल की साइकिल इतनी क्लियर तब थी नहीं, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया था। अभी यहाँ पे मार्केट तो वीक नहीं है, तो शायद उतना अब 8 महीने नहीं लगेगा। आई एम नॉट सेइंग 8 महीने लगेगा, लेकिन वाई शुड आई प्रीएम्प्ट इट। मतलब प्रीएम्प्ट आप तब करते हैं जब आपको ऐसा दिखे कि यहाँ से बहुत अपॉर्चुनिटी बड़ी है। तो जैसे लास्ट टाइम तो वो 170 180 पे होता था, ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी बड़ी थी। 170 180 का स्टॉक अगर 500 600 800 पे ट्रेड कर सकता है कुछ समय में, तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी है ना। तो वहां पे आई कैन स्टिल प्रीएम्प्ट एंड हैव स्मॉल पोजीशन। अब लेकिन प्योर ट्रेडिंग मूव अगर मुझे देखना है जहां पे मैं 5 या 10% पोर्टफोलियो का डालना चाहता हूं, तब तो मुझे कंफर्मेशन चाहिए। आई एम नॉट विलिंग टू सेटल फॉर समथिंग विच इज स्टिल डाउटफुल। तो वो ऐसा नहीं करेंगे, तो वो हो गया। तो बॉटम बचाने के लिए यही तरीके हैं कि आपको देखना है कि एक बुलिश स्ट्रांग मूव दिखे, फ्लैट लाइन ब्रेकआउट हो कुछ वहां पे, या फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो, या मूविंग एवरेजेस कंसोलिडेट हो जाए, उसके ऊपर आ जाए। अब बॉटम आप पहचान मिलेंगे इनसे, तो आपको कोई फायदा फिर भी नहीं है, क्योंकि यू शुडंट बी बाइंग द बॉटम, है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि हम मार्च 2020 में चल रहे हैं जहां पे पूरी मार्केट गिरी हुई है, तो अब सारे स्टॉक वैसे ही गिरे हैं, अब क्या करें। अब तो खरीदना है कुछ ना कुछ, तो बॉटम पहचानना जरूरी है। इस टाइम पे बॉटम पहचानने की जरूरत ही नहीं है, इस टाइम पे तो आपके पास बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक है ना, तो हमको वो खरीदना चाहिए रादर देन बॉटम स्ट्रिक्टली। ठीक है। और कुछ किसी को बोलना है, पूछना है? एच यू एल में बना है कि नहीं? अच्छा, ठीक है, देखते हैं। एच यू एल, अब देखिए, एक चीज का ये भी है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर का अगर आप चार्ट देखेंगे ना, तो अगर हम देखें डेली में इसका, तो डेली में क्या बता रहा है? डेली में बता रहा है कि जो है अभी हम 50 डीएमए के ऊपर तो आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो 200 डीएमए है वो अभी भी ऊपर है, करीब 2450 पे। तो अब वैसे अगर आप सिर्फ बॉटम बॉटम के लिए बोले, तो मंथली की जो कैंडल है वो क्या बननी है? मंथली की जो कैंडल है, बढ़िया सा हैमर है। तो सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं कि बॉटम तो बन गया वहां पे, है ना। मंथली पे अगर आप देखें तो, डेली पे अगर आप देखेंगे तो डेली में आप देखिए, जो लास्ट के 2 वीक हैं, मतलब ये वीक और उसके पिछले वाला वीक, और उसके पीछे 2 वीक हैं, अगर ये दो दो वीक की कैंडल बना ले, मन में बनाना है ये, क्योंकि अब ये 2 वीक का कैंडल तो बनाने नहीं देते हैं, तो ये मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ऐसे ही, है ना, ये ऐसे ही चार्ट पे देख के दिख जाता है। तो पिछले 4 वीक की कैंडल देखें वीकली में, उसमें दो दो वीक का कैंडल बना ले मन में, तो आपको दिखेगा कि जो लास्ट 2 वीक कैंडल हैं, दे आर बुलिश इंगल्फिंग, दे आर कवरिंग द यू नो लास्ट टू लास्ट के पहले जो 2 वीक का कैंडल है उसको। तो बुलिश इंगल्फिंग है 2 वीक की कैंडल में, मंथली में हैमर है, और डेली में सॉर्ट ऑफ फ्लैट लाइन ब्रेकआउट है। और आज जो है गैप अप ओपनिंग हुई थी स्टॉक की, और बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है मार्केट के साथ, और मार्केट से थोड़ा ऊपर क्लोज दिया। निफ्टी तो 1.5% नहीं अप हुआ ना, निफ्टी तो 0.87% ही अप था, ये 1.5% अप है ना। और फ्लैट लाइन सॉर्ट ऑफ ब्रेकआउट है छोटा सा। आप ये कह सकते हैं कि बॉटम सॉर्ट ऑफ बन गया, लेकिन शुड यू ट्रेड इट? एब्सोल्युटली नॉट। एफएनओ में कर सकते हैं, है ना, एग्जैक्टली थोड़ा आवरली आवरली में जाके, बट अदरवाइज इट इज नॉट वर्थ योर टाइम, सो लीव इट, है ना। एपीएल अपोलो की बात करें, एपीएल अपोलो, ये मैंने पहले बोला था एपीएल अपोलो के बारे में, कि जो है ना एपीएल अपोलो और दूसरा वाला क्या नाम है, अपोलो ट्यूब्स, तो वो जो है दोनों ठीक दिख रहा है। तो उसमें एपीएल अपोलो का चार्ट ज्यादा अच्छा दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अब ये छोटी छोटी कैंडल बना रहा है, अब ये पता नहीं, अब छोटी छोटी कैंडल बना के नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। मोस्ट लाइकली ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि ये जो सितंबर का हाई है, बहुत स्ट्रांग सपोर्ट की तरीके काम करना चाहिए। तो वो बात है, तो मोस्टली यहाँ से ऊपर जाने की संभावना है। अपोलो ट्राइकोड ज्यादा बेहतर लग रहा है चार्ट की वजह से नहीं, क्योंकि इसमें 10% का आर्बिट्राज है वैसे भी। तो ये 890 पे चल रहा है, और जो एपीएल अपोलो है वो 1000 पे चल रहा है। तो करीब 11% का तो आर्बिट्राज है ना, क्योंकि दोनों मर्ज होने 1:1 के रेशियो पे। तो आपको जो है अपोलो ट्राइकोड ट्यूब्स जो है उसको देखना चाहिए, चार्ट उसका उतना अच्छा नहीं दिखेगा,
लेकिन वो है जो आपको देखना चाहिए, मैंने पहले भी बोला था। तो एपीएल अपोलो पॉजिटिव व्यू है इसमें, है ना। मेटल कैन गिव गुड मूव पॉसिबली फ्रॉम हियर, लेकिन अब वो 50% 100% वाला टाइप है कि नहीं है, इट इज हार्ड टू से, है ना। सो वो ट्रेडेबल मूव है, तो आप उस सेंस से देखें। तो प्रो वाले मुझसे ये ना पूछने लग जाए कि हमको कौन सा स्टॉक बताया जाएगा मेटल में। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एनी मेटल स्टॉक, है ना। एक आध स्टॉक है जो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, वो मैंने प्रो में एक आध बार मेंशन किया होगा। वो नाम मैं फिर से यहाँ पे पब्लिक में भी ले लेता हूँ। इंडियन मेटल्स, है नो, एंड फेरस, IMFA। तो उसमें आप देखेंगे तो डिसेंट वॉल्यूम पे ब्रेकआउट और लो वॉल्यूम पे जो है अभी रीटेस्ट है। अब लेकिन ये 7 जनवरी को स्प्लिट है इसमें, तो स्प्लिट के आसपास में थोड़ा देखिएगा कैसा क्या हो रहा है। उसके आसपास में अगर आपको दिखता है तो आप ले सकते हैं। अब कहने को लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये डबल टॉप है, अगस्त में हाई बना था जो, वो अभी 29 दिसंबर को बनाया है। बट हु केयर्स, है ना। अगर आपको छोटे स्टॉप लॉस के साथ मिल रहा है तो यू कैन ऑलवेज ट्रेड। लेकिन अगर मेटल में कुछ सबसे अच्छा कोई स्टॉक दिख रहा है तो वो ये है इंडियन मेटल्स एंड फेरस, और दूसरा है ये एपीएल अपोलो स्लैश अपोलो ट्राइकोट ट्यूब्स। तो ये दो हैं जो डिसेंट है। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा हाँ, ये सुदर्शन इनका प्रश्न था कुछ, है ना। तो वो उसको ले लेते हैं पहले तो। एक पीजी वाला है ना, तो पीजी की बात करते हैं। पीजी शायद वो 1969 में पहली बार किसी ने इसको कंसेप्चुअली लिखा था, लेकिन ये पॉपुलर नहीं था। पॉपुलर किया था इसको 20 साल बाद पीटर लिंच ने। पीटर लिंच जो है वन अप ऑन अ वॉल स्ट्रीट, और कई ऐसी, हाउ टू बीट द वॉल स्ट्रीट, I don't know. I mean, I could be wrong about the exact name of the book, but he has 3 4 good bestseller books on investment and all of that. He has been a rock star, mutual fund manager. बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस दी है यूएस स्टॉक मार्केट में, सॉर्ट ऑफ लीजेंडरी, और वो बुक्स बड़ी इजीली ल्यूसिड और एलिगेंट टाइप की बुक्स हैं। यू कैन रीड देम एंड लर्न अ लॉट। डोंट फॉलो देम एज इट इज, बिकॉज they are written for a particular time in a particular market from a particular perspective, may not necessarily apply to you, but you'll learn a lot. At least your theoretical understanding about how to practically look at things, that will improve. So that was about the Peter Lynch. In 1989, writing for Wall Street Journal, probably this is where he actually wrote this, which is, एक स्टॉक है जिसका जो अर्निंग्स का ग्रोथ है वो पी से ज्यादा है, तो वैसा स्टॉक ज्यादा अच्छा है। दिस व्हाट ही सेड। ही डिड नॉट से पीईजी रेशियो, ही डिड नॉट से कि पीईजी रेशियो 1 से नीचे होना चाहिए। लेकिन जो स्टेटमेंट मैंने अभी अभी बोला, अगर आप उसको जो है ट्रांसलेट करें, है ना, मैथमेटिकली, है ना, लैंग्वेज से, तो आपको मिलेगा कि एक स्टॉक जिसका पी रेशियो डिवाइडेड बाय अर्निंग्स ग्रोथ 1 से छोटा है, वो स्टॉक अच्छा है। दिस व्हाट ही सेड इफेक्टिवली। तो वहां से चीजें पॉपुलर हो गई क्योंकि ही वॉज पॉपुलर, है ना, और उन्होंने वो रेशियो की बात कर ली। अब देखिए पीजी रेशियो का यूज क्या है। अपने आप में पीजी रेशियो डजंट मीन एनीथिंग, जैसे पी का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, पीजी का भी कोई मीनिंग नहीं है। पीजी पी से बेहतर है, क्योंकि पी में देखिए, आप हो सकता है दो कंपनी मेरे सामने ले आए, दो मेटल की कंपनी है, ठीक है। एक जो है मान लेते हैं जीपीआईएल है, एक और कोई कंपनी है। अब जीपीआईएल में मान लेते हैं कि कैपेक्स है, उसकी वजह से ग्रोथ आ रही है, प्लस जो मेटल का प्राइसिंग बढ़ रहा है वो भी आ रहा है। अच्छा, जो प्राइसिंग बढ़ रही है वो तो सबके लिए बढ़ रही है ना, जीपीआईएल के लिए अकेले थोड़ी बढ़ रही है, सबके लिए बढ़ रही है। तो वो दोनों के लिए हो रहा है। लेकिन जो कैपेक्स वाला जो सेल्स आ रहा है इंक्रीमेंटल, वो तो सब जीपीआईएल के लिए आएगी, क्योंकि दूसरे वाले के पास कैपेसिटी तो उतनी ही है। अब देखिए, अब अगर मार्केट दोनों को सिमिलरली वैल्यू करे, तो मुझे किसको चुनना चाहिए, जीपीआईएल को या दूसरी कंपनी को? जीपीआईएल को। क्यों? क्योंकि इसमें जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा है। अर्निंग्स ग्रोथ इसलिए ज्यादा है क्योंकि सेल्स इसकी ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू दूसरे। तो अगर आप यहाँ पे अगर मैं पीजी रेशियो देखूंगा दोनों कंपनी का, तो दे डिस्पाइट हैविंग द सेम पी, पीजी रेशियो ऑफ जीपीआईएल विल बी स्मॉलर देन द पीजी रेशियो ऑफ अदर कंपनी। तो अगर मुझे sort of similar business मिल जाए, similar size, similar, most of the things are actually similar, except कि एक कंपनी का पीजी रेशियो कम है दूसरे से, तो मैं कम पीजी रेशियो वाले कंपनी को पसंद करूंगा। ये हुई थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग। लेकिन मैं ऐसे कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाता पीजी रेशियो और इन सब चीजों पे। चार्ट देखते हैं और कैपेक्स खुद से एनालाइज करते हैं कि उससे कितना सेल्स कब आ सकता है और ग्रोथ कैसा आ सकता है प्रॉफिट का, वो दिमाग लगाते हैं। तो पीजी रेशियो थ्योरेटिकली आपको ऐसे देखना है। बाकी अपने आप में कोई कह दे कि 1 से नीचे है तो अंडर वैल्यूड है,
आई डोंट थिंक सो, है ना? आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए। वो डिपेंड करता है किस टाइप की कंपनी है, सब जगह तो पीजी रेशियो एप्लीकेबल भी नहीं है, तो आप लगाएँगे कैसे, है ना? तो देखिए ये जो रेशियो है ना, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको परिभाषा पता होना चाहिए, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, ताकि आपको कोई उल्लू ना बनाए। कोई आए आपको बता के चला जाए, नहीं, नहीं ये अंडर वैल्यूड है क्योंकि इसका ये रेशियो इतना है। तो आपको कम से कम इतनी समझ तो हो कि आप ये समझ पाएँ कि ये गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है ना? तो अब देखिए मार्केट में ऐसे कोई स्ट्रिक्टली गलत सही बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आप कम से कम एक व्यू तो बना पाएँगे कि आउटराइटली गलत बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, है ना? थ्योरेटिकली आल्सो। तो वो चीज़, इतना बस आपको आना चाहिए, पीईजी रेशियो या जो भी ऐसी चीज़ें हैं उनके बारे में, उससे ज़्यादा आपको कुछ ज़्यादा मदद नहीं है। अच्छा देखिए, हमको तो इसलिए इतनी चीज़ें पढ़ना है, आना है क्योंकि देखिए हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबकी, है ना? जब हम कुछ लिखते हैं तो वो सिर्फ़ हमारे लिए नहीं होता। उसको 10 साढ़े 10,000 फॉलोवर हैं ट्विटर में, बाकी आप सब लोग हैं टेलीग्राम में और यूट्यूब में, तो ये सारे लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। तो हमारे पास एक ज़िम्मेदारी है कि कोई कोई चीज़ अगर हम बोल रहे हैं तो थ्योरेटिकली भी सही होनी चाहिए, चाहे प्रैक्टिकली वो यूज़लेस हो, है ना? लेकिन अगर आप पर्सनली अपने लिए कुछ कर रहे हैं तो आपको थोड़ी ना कुछ ऐसा बड़ा मतलब हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करना। अच्छा आप मेंटेन कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात होगी, आप अच्छा कर पाएँगे। लेकिन अगर नहीं करते हैं तो कुछ ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो उस सेंस में तो ये रहा पीजी रेशियो के बारे में। इनका एक और कमेंट था एफआईआईज़ के बारे में कि भाई एफआईआईज़ जो है क्यों मतलब इंडिया की मार्केट में क्यों इंटरेस्टेड है, उनके पास अपनी मार्केट है एंड ऑल ऑफ दोज़ थिंग्स। मतलब बेसिकली इश्यू क्या है? मतलब क्या क्या कर रहे हैं वो? यहाँ क्या कर रहे हैं? तो देखिए उनकी अपनी मार्केट तो है, समस्या ये है कि उनकी अपनी मार्केट का जो रिटर्न है वो बहुत अच्छा नहीं है। क्योंकि अ, अल्टीमेटली अगर आपकी इकॉनमी ही बहुत तेज़ी से ग्रो नहीं कर रही है, तो क्योंकि आपकी डेवलप्ड इकॉनमी है, तो आपकी ग्रोथ रेट क्या होगी? 2% 4%, दैट्स इट। 4% से ऊपर आप इकॉनमी नहीं ग्रो कर सकते। जीडीपी की ग्रोथ रेट 4% से ऊपर नहीं जाएगी आपकी, क्योंकि आप डेवलप्ड हैं। बचा ही नहीं है एफिशिएंसी अब कुछ लाने के लिए। इनोवेशन करोगे तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत आएगी। अब इनोवेशन कितना कर लोगे भाई आप? और इनोवेशन करोगे तो पूरी इंडस्ट्री में तो नहीं कर दोगे कि पूरा देश का इकॉनमी बढ़ जाएगा उससे, क्योंकि आप हायर लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो। तो जो इनोवेशन भी करोगे तो वो कुछ कुछ इंडस्ट्रीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, बट बाकी जगह तो अभी भी स्लगिश ग्रोथ रहेगी, तो उससे स्लगिश रिटर्न आएँगे। तो दिस इज़ व्हाट इज़ द इश्यू विद द ब्रॉडर मार्केट इन द यूएस और एनी डेवलप्ड इकोनॉमी जहाँ एफआईआई है। दैट वाज़ 1, 2 वहाँ पे भी आप छोटे स्टॉक खोज सकते हैं जो बहुत अच्छा करेंगे। समस्या है कि ये जो एफआईआईज़ हैं, दे आर इंस्टीट्यूशंस राइट? सो दे हैव सर्टेन मैंडेट्स, गाइडलाइंस, रूल्स टू फॉलो। तो ये जैसे ईएसजी और पता नहीं क्या-क्या, कहाँ इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है, बड़े रूल होते हैं इनको फॉलो करने के लिए। इनका साइज़ भी बड़ा होता है। दे कैन नॉट ईज़िली गेट इन एंड गेट आउट। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आप वो कैसे मैनेज करते हैं। तो वो उसकी वजह से आप देखिए एक कांसेप्ट होता है बेस रेट का ना, बेस रेट मतलब होता है व्हाट इज़ मोस्ट लाइकली इवेंट, है ना? अगर आप बॉल फेंकते हैं क्रिकेट में तो मोस्ट लाइकली ये है कि 1 या 2 रन बनेगा। 6 मारना मोस्ट लाइकली इवेंट नहीं है, डॉट मोस्ट लाइकली इवेंट नहीं है। 1-2 रन बनना ज़्यादा मोस्ट लाइकली इवेंट है। दिस इज़ व्हाट द बेस रेट सेज। वैसे ही अगर आप यूएस की अगर आप मार्केट देखेंगे तो उसका बेस रेट जो रिटर्न है, वो इंडिया के बेस रेट से कम है। रीज़न ये कि क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी मच फास्टर ग्रो कर रही है एज़ कंपेयर्ड टू यूएस। अच्छा आप कहेंगे चाइना तो हमसे तेज़ ग्रो कर रही है, लेकिन उनकी स्टॉक मार्केट इसलिए नहीं चलती क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट का डिक्टेट चलता है। वो फ्री इकोनॉमी नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे, है ना? तो इंडिया में है वो सब, तो उसकी वजह से क्या है कि अच्छा वो अच्छा है, बुरा है, वो एक अलग डिबेट है ना, उसमें नहीं जाएँगे। सवाल बस ये है कि इंडिया में रिलेटिवली मार्केट्स आर फ्रीयर देन द चाइनीज़ मार्केट, है ना? चाइनीज़ बिज़नेसेस, तो वो इम्पैक्ट नहीं है। उसका अगर आप इम्पैक्ट देखेंगे, तो ये है कि जो बेस रेट इंडिया के निफ्टी का जैसे अगर आप पिछले 10 साल का रिटर्न देखें, 5 साल का रिटर्न देखेंगे, तो वो जो यूएस की जो इंडेक्सेस है ना डाउ जोन्स, अच्छा अब यूएस में नैस्डैक मत लेके बैठ जाना, वो यूएस को नहीं रिप्रेजेंट करता, वो तो टेक्नोलॉजी के इंडेक्स है ना, तो वो नहीं कंपेयर करना है। डाउ जोन्स को अगर आप कंपेयर करेंगे निफ्टी से तो बेस में अगर आप देखेंगे तो इट इज एक्चुअली निफ्टी विच इज डूइंग मच बेटर, है ना, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट, एक्चुअली री इमर्जिंग टर्म होना चाहिए, बट एनीवे सो दे कॉल अस इमर्जिंग। री इमर्जिंग क्यों होना चाहिए? क्योंकि वी यूज टू बी एट द टॉप ऑफ द इकोनॉमी, पावर, है ना, सुपर पावर होती थी, इंडिया एंड चाइना। सो तब तो वी यूज्ड टू बी एट द टॉप, अभी फिर नीचे आ गए तो अब दोबारा ऊपर आ रहे हैं, तो री इमर्जिंग होना चाहिए या इमर्जिंग, री इमर्जिंग, राइट? सो वो एक बात हो गई कि बेस रेट जो है इंडिया जैसी इकोनॉमी का जहाँ पे डिसेंट साइज है वो अच्छा है। दूसरा क्या है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो वहाँ पे बहुत लो होते जा रहे हैं। उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम है कि स्टॉक्स जो है वो बहुत जल्दी मल्टीपल एक्सपैंड करके रिटर्न्स को फ्यूचर से प्रेज़ेंट में ले आ रहे हैं, तो वो आगे जाके वहाँ से कितना करेगा, नहीं करेगा, वो एक समस्या आ रही है। तो वहाँ पे जो है रिटर्न जो है रिस्क फ्री जो रेट है वो बहुत कम हो जाए। अब जैसे देखिए
इंडिया में तो वो गवर्नमेंट बॉन्ड भी खरीद लेंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा उनको, उतना वहां पे नहीं मिलेगा। तो वो चीज है, आप समझ रहे हैं, उसका भी ध्यान रखना है। अच्छा, आफ्टर ए पॉइंट है ना, ये जो है रेट बढ़ाएंगे फेड वाले, बात सही है, लेकिन देखिए ये रिलेटिव कंसेप्ट है ना। फेड वाले रेट बढ़ाएंगे तो इंडिया वाले क्या बैठे रहेंगे? नहीं, इनको भी तो रेट बढ़ाना पड़ेगा। अब ये थोड़े रेट बढ़ाएंगे, वो भी रेट बढ़ाएंगे, तो रिलेटिवली तो हम लोग वहीं रहने वाले हैं। सिस्टम में मनी सप्लाई कम हो जाएगी, लिक्विडिटी कम हो जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली रिलेटिवली इंटरेस्ट रेट्स विल मोस्ट मोर और लेस रिमेन एट द सेम लेवल। अब हमको चाहिए ये, जो कि अभी दिख रहा है, इंडियन रुपी जो है सॉर्ट ऑफ यूएस डॉलर से डीलिंक हो गया। सॉर्ट ऑफ, नॉट एग्जैक्टली, सो बी केयरफुल। एग्जैक्टली यूएस डॉलर से डीलिंक नहीं हुआ, लेकिन सॉर्ट ऑफ हो गया। आप देख रहे हैं कि यूएस डॉलर के अगेंस्ट इंडियन रुपी जो है स्ट्रांग होने लगा है। होपफुली दिस ट्रेंड इज जस्ट स्टार्टिंग। इन फ्यूचर वी विल सी इंडियन रुपी विल गेट मच मोर स्ट्रांगर कंपेयर टू डॉलर। तो अब जैसे जैसे ये स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो ये अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है रुपीज में, तो जो अभी तक उल्टा होता था, अभी तक क्या होता था कि इंडियन रुपी डिवैल्यू हो रहा था डॉलर के अगेंस्ट। तो इसमें क्या होता था कि जैसे थीटा डीके नहीं होता ऑप्शन में, कि आपको ज्यादा मूव चाहिए, वैसे यहाँ पे हो रहा है कि निफ्टी को रिटर्न तो देना ही पड़ेगा, प्लस ज्यादा रिटर्न देना पड़ेगा, क्योंकि जब वो रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो वो फिर घट जाएगा, और क्योंकि रुपया जो है और सस्ता हो जाएगा तब तक। अब उल्टा प्ले होगा, तब तो एफ और ये सब और ज्यादा भाग के आएंगे इंडिया में पैसा लगाने के लिए। तो ये जो एक बोगी है ना कि इंडियन रुपी को डीवैल्यू कर दो और एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, दैट इज शेयर नॉनसेंस। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। और आपको एक्चुअली अपने कंट्री की करेंसी स्टेबल और स्ट्रांग रखनी चाहिए। आप 1940 50 से आप देखें तो करीब करीब ₹1 $1 के बराबर होता था। आप जो है देखिए 70 साल में कहाँ पहुंच गए, ₹70 पे पहुंच गए। क्या है ये, मतलब है ना, मतलब ये आप, मतलब ये जो कंट्री के पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ये सोचने की जरूरत है, आप ऐसा क्या कर रहे थे कि 70 साल में 70 गुना जो है आपका जो है रुपया जो है डूब गया ना, 1/70th वैल्यू रह गई उसकी। तो ऐसा क्या कर रहे थे, खैर। तो एफ में अगर आप देखेंगे ना, तो ये यही बात है कि ब्रॉडली आपको एफ के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूंकि मैक्रो की बात कर ही रहे थे, तो वो डॉलर, जीडीपी, बेस रेट, और है ना इंडेक्स लेवल पे क्या है, और एफ का जो फ्रेमवर्क है उसके बारे में क्या है, तो उसकी हमने थोड़ी सी बात कर ली। उसके अलावा एक और प्रश्न था, Siddhant is saying that technically one day return will be saturated when all are developed. Yes, technically yes, theoretically yes, practically no. Why? Because we will have some growth rate, right? तो जो 2-4% यूएस में ग्रोथ रेट, इमेजिन दिस। तो ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है ना, बी केयरफुल है ना, ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। इन्वेलप के बाहर से आप अगर देखें तो वो यूएस है, इन्वेलप के अंदर जो है दो चीजें हैं, ठीक है, ए और बी। इन्वेलप के बाहर देखते हैं तो वो सिर्फ जो है 2% से ग्रो कर रहा है इन्वेलप, ठीक है, विच इज यूएस। अब लेकिन ए और बी में से हमको पता है कि ए में इनोवेशन है, बी में इनोवेशन नहीं है, ओल्ड स्टफ है। तो ए जो है मच फास्टर ग्रो कर रहा है ना। अगर ए मच फास्टर ग्रो कर रहा है ओवरऑल, उससे भी स्लो ग्रो कर रहा है, इसका मतलब है कि बी एक्चुअली डी ग्रो कर रहा है। समझ में आया? ये जो फिनोमिना है, जब ये प्ले आउट होने लगता है तो फिर थोड़ा, अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक पिकर हैं, अगर आप ईटीएफ है, म्यूचुअल फंड है जो फोकस्ड है कुछ पर्टिकुलर एरिया में, तो आप ज्यादा पैसे कमाएंगे। तो कैथी वुड बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न जनरेट करती हैं, कोई इंडियन फंड मैनेजर उतना नहीं करता। रीजन ये क्योंकि शी इज फोकस्ड ऑन इनोवेशन, टेक साइड में, और वो साइकिल बड़ी अच्छी थी तो उन्होंने बहुत अच्छे पैसे कमाए। लेकिन अगर एक एवरेज यूएस इन्वेस्टर देखेंगे तो वो उतने अच्छे पैसे नहीं कमाएगा जितना इंडियन फंड मैनेजर कमाएगा, क्योंकि बेस रेट उसके अगेंस्ट में। तो ये बात है। लेकिन ये टेक्निकली सही है, थ्योरेटिकली सही है। इन्वेलप के भाई, हम इन्वेलप खरीद ही नहीं रहे कभी कि 2% ग्रो कर रहा है तो हमको उतना रिटर्न मिलेगा। हम तो इन्वेलप के अंदर ए बी सी डी ये सब खरीद रहे हैं, उनके पार्ट्स खरीद रहे हैं। तो हम क्यों खरीदेंगे बी जो डी ग्रो कर रहा है, अनलेस चार्ट बहुत ही कुछ अच्छा बोल रहा है और वो मोमेंटरली 3 महीने 6 महीने का कोई इवेंट है। जैसे ऑयल एंड गैस एनर्जी वाले जो सेक्टर थे पिछले 6-8 महीने में बड़ा अच्छा किए। कुछ बड़े स्टॉक है जैसे फोर्ड है, बैंक्स हैं, है ना, वेल्स फार्गो, और ये सब ये अच्छा कर रहे थे तो वो हम ले सकते थे यूएस में, लेकिन बाकी नहीं लेंगे वो चीज, ठीक है। स्टरलाइट टेक के बारे में पूछ रहे हैं। अब देखिए स्टरलाइट टेक जो है गया है थक, है ना। तो अब स्टरलाइट टेक के बारे में हम क्या बोले, ये पहले भी जब चल रहा था तब भी धीरे धीरे ही चल रहा था, और फिर अभी जो है ना थका है। तो मतलब ऐसे स्टॉक हमको पसंद नहीं है। हमारे पास होता तो अब तक बेच देते, अब इतना ही कह सकते हैं। अब आप समझ जाइए कि आपको क्या करना है ना। तो अब ये नीचे भी नहीं जा रहा, लेकिन वही है, समय वेस्ट कर रहे हैं, अब क्या करें, इतना समय तो नहीं है बर्बाद करने के लिए। तो बेहतर ये है कि आप कुछ ऐसी जगह पहुंच जाए जो अच्छा मूव कर रहा है ना। इसको जो है ध्यान देने की जरूरत है नहीं।
इसके अलावा कोई और प्रश्न है, किसी को कुछ कमेंट करना है, कुछ बोलना है, कहना है, तो प्लीज फील फ्री। एक सेकेंड, आई एम मेकिंग स्पीकर एवरीबडी। यस, तो जिसको भी कुछ कहना है आप जो है कह सकते हैं। Yeah, actually, hi sir. एक सेकेंड, आई So कांट हियर यू। जब प्रवीण, जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट 1 minute, लेट मी सी। या, स्पीक नाउ। yeah, hello. So actually, ओके, आप जस्ट गिव मी वन पहले मिनट, आई स्टिल कांट हियर यू। Just give me 1 minute. I'll have to put the, I'll have to put the earphones in. So yes, so in the Twitter space, we are going to end it. If you want to join, you can come to the Telegram. There we'll continue the discussion and take the question answer. Thank you so much for giving your time on 31st December. I hope you'll have a great and fruitful 2022. Learning, earning, and everything will be there, and you can actually look to make a paradigm shift in the way you look at the market. And also we'll have membership open tonight at 12. If you want, you can take it next 24 hours. You can actually take the membership. Other than that, you can take next month. Thank you so much. So yeah, I'll take the question in the Telegram. Yeah, Praveen, now you can speak. yeah, actually, few days back, जो आपने मतलब बोला था कि नेक्स्ट ईयर द थीम वुड बी द टेक्सटाइल। तो मैं Hmm. अभी देख रहा चैनल, तो उसमें भी यही बता रहे थे कि जैसा कि आपने और भी कई सारे शेयर सजेस्ट किए थे, उसमें रूपा एंड कंपनी। तो Hmm. ये मतलब बोला है एक तरह से, मतलब जो न्यूज़ देख रहा था तो उसमें बोला कि स्टॉक ऑफ द ईयर। तो अभी ये फोर Hmm. हंड्रेड फिफ्टी के अराउंड है इसका, तो बोल रहे हैं 900 के टारगेट है इसका ईयर एंड में। कौन बोल रहा है? ये मतलब ये न्यूज़ चैनल पे मतलब आया था तो। अच्छा। अरे नहीं नहीं हम्म। नहीं नहीं, उनको इग्नोर करो। उनको क्या बोलना है ना, उनका न्यूज़ चैनल वालों को फिर वही है, इतना ही उनको पता होता तो फिर न्यूज़ चैनल में क्या कर रहे हैं, कर लेते नहीं बट आके यही मार्केट में। यहाँ पे भी डिस्कस हुआ है कई बार, रूपा एंड कंपनी एंड आपका हाँ, ये। जब लेकिन यहाँ कभी ऐसे नहीं बोलते ना कि अब जो है वो 900 पे हो जाएगा या ऐसे कुछ है ना, मतलब दैट इज एक्चुअली क्वाइट मतलब अनलेस यू सी सम टेक्निकल पैटर्न और सम लॉजिक, इट हैज टू हैव सम लॉजिक। जैसे रूपा में क्या है कि वो बॉटम आउट हो गया है ना, डबल बॉटम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। और जो लास्ट वीक का है वो वॉल्यूम बहुत ही अच्छे है, मतलब ऑलमोस्ट क्लोज टू 3 मिलियन। उसके पहले 5 लाख के करीब था वीक में, और तो सॉर्ट ऑफ बॉटम आउट हो गया है ना, तो अब यहाँ से कर सकता है। लेकिन जो आज की कैंडल है ना, इट सेज समथिंग, इट सेज व्हाट, इट इज नॉट मोमेंटम कैंडल। तो आज जो इसकी कैंडल की पूरी लेंथ है ना, हाई से लो और ओपन से क्लोज अगर आप देखोगे तो 50% तो छोटा है। इसका मतलब है कि आज की कैंडल मोमेंटम कैंडल नहीं थी। प्रॉब्ली इट विल वेस्ट मोर टाइम अगेन, है ना। तो अभी मतलब यू शुड गिव इट मोर टाइम, एक्चुअली लीव इट। तो और भी स्टॉक है ना टेक्सटाइल में, हमने जो बात की है बहुत पहले, या निकाल लो टेक्सटाइल स्टॉक की लिस्ट मनी कंट्रोल या कहीं से जाके उनके चार्ट देख लो। बहुत से चार्ट हैं, बहुत से चार्ट हैं जो अभी भी प्रिस्टीनली गुड हैं, ट्रेडिंग एट ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई या रीटेस्ट हो रहा है, वैसा स्टॉक कर दो। ये रिवर्सल खरीदने में थोड़ा सा यही रहता है। ठीक है। अब जैसे डॉनियर, अगर डॉनियर देखोगे ना, तो रूपा से बहुत अच्छा चार्ट है डॉनियर, इसलिए तो डॉनियर को पिक किया है आज। तो अगर आप उन दोनों चार्ट को कंपेयर करोगे तो डॉनियर बहुत अच्छा चार्ट है, वो अच्छा दिख रहा है। और कुछ? हेलो सर। या हाय। हाय सर। सर मेरा क्वेश्चन शायद बाकी रह गया लेना क्या टेलीग्राम पे सर। क्या क्वेश्चन है? अदर क्वेश्चन है सर, टू जस्ट फाइंड आउट द विच स्टॉक इज गोइंग टू बी इन मोमेंटम और अबाउट टू पिक मोमेंटम, अदर देन प्राइस वॉल्यूम और कैंडल पैटर्न के अलावा और कोई एलिमेंट है या इंडिकेटर है जिससे वी हैव अ जस्ट आइडिया एंड वी कैन कीप इन अवर वॉच लिस्ट टू ट्रैक इट टू टेक अ ट्रेड इन कमिंग डेज। क्या पूछ रहे हो, टेक्निकल इंडिकेटर पूछ रहे हो या कुछ और पूछ रहे हो? सर दोनों चीज, मतलब जैसे आपके प्रैक्टिसेस है तो वो चीज जानना चाहता हूँ सर। अब देखो टेक्निकल में तो बहुत ज्यादा है, मतलब है ना, यू कैन चूज सो मेनी थिंग्स।
अब कुछ भी चूज कर लो, है ना, RSI, पता नहीं, ADX, MACD, टू मेनी थिंग्स एक्चुअली, सर व्हाटएवर यू लेकिन लाइक। सर लेकिन आपके इतना एक्सपीरियंस के बाद यू माइट हैव कम टू सम कंक्लूजन कि एक द रिजिड कंसेप्ट की the conclusion is don't use any of those, ठीक है, that is why I don't mention any of those, है ना। so that is the conclusion। अब देखो, जनरली व्हाट आई लुक एट इज कि वो प्राइस वॉल्यूम कैंडल पैटर्न ही है, तीन चीजें प्लस प्लस जो मेरा बॉटम बन गया है ना, या ये डिप खरीदना चाहिए, जो ऐसा व्यू आता है, दैट इज मोस्टली बेस्ड ऑन द बिजनेस एंड दोज ट्रिगर्स, वो टेक्निकल ट्रिगर से नहीं आता। टेक्निकल ट्रिगर जो चाहिए वो प्राइस वॉल्यूम कैंडल पैटर्न इज मोर देन एनफ, बस उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन अब वो जो बिजनेस की आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जैसे जैसे अगर मुझे ये पता है कि ये बिजनेस अभी भी अगले 6 महीने 8 महीने, जब जब 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट देगा, वो अच्छे खासे सेल्स और मार्जिन ग्रो करेगा और प्रॉफिट उससे ज्यादा ग्रो करेगा, और उसमें अगर स्टॉक डिप कर रहा है लेकिन प्राइस एक्शन बहुत कुछ खराब नहीं है, तो उसमें अगर मुझे वो क्लोज टू किसी मूविंग एवरेज के करीब दिखता है, मानो 200 डीएमए ही सही, जनरली 200 डीएमए नहीं, वो 50 और 100 होता है, बट 200 पे भी आई एम विलिंग टू बाय इट। बट अगर वो मुझे वहां नहीं दिखता कुछ, तो फिर 200 डीएमए पे घूम रहा है, तो उसको हाथ जोड़ो, प्रणाम, आई एम नॉट गोइंग टू बाय इट, है ना। तो वो चीज, वो उसका ध्यान रखना। अब जैसे ये ग्रेफाइट में अभी पता है क्यों ये ऊपर आ रहा है? ग्रेफाइट क्योंकि उसके प्राइस बढ़ गए, इलेक्ट्रोड के प्राइस बढ़ गए पिछले एक आध हफ्ते में। वो न्यूज आ गई और ये ऑलरेडी ओवरसोल्ड चल रहे थे, बहुत कुटाई हुई ना, 50% चले गए रीसेंट 52 वीक हाई से। अब तो जरा सा मौका मिले तो ऊपर आ गया। इसीलिए आई एम नॉट श्योर कि हाउ सस्टेनेबल इट इज, सो आई रादर वेट ऑन इट, बिकॉज सी फ्रैंकली वी डोंट हैव dearth of opportunity, if anything we have actually too many opportunities, है ना, ज्यादा ट्रेडिंग आइडियाज हैं, ये समस्या है हमारी। तो क्यों ऐसा स्टॉक खरीदना है ना, जिसमें पता नहीं, अभी गेस करना पड़ेगा, डाउट है। तो ये है, तो मतलब है ना, डोंट लुक टू मच इनटू टेक्निकल्स एंड ऑल ऑफ दैट, है ना। अब वो, लेकिन देखिए, जैसे मैंने फंडामेंटल के लिए बोला कि आपको थ्योरेटिकली आना चाहिए कि पीईजी क्या होता है या जो भी और भी चीजें हैं, वैसे टेक्निकल में भी ऐसा हो तो अच्छा है कि अगर आपको ये पता हो कि अच्छा इसका मीनिंग क्या होता है ना। यूज करते नहीं यूज करते एक अलग बात है, लेकिन अब वो करने का मतलब ये कि फिर पढ़ना पड़ेगा बैठ के सब, कि अच्छा ये टेक्निकल इंडिकेटर, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, इसकी जब वैल्यू आती है उसका मीनिंग क्या होता है। अच्छा, उसकी जो मीनिंग है वो बहुत लोग गलत पढ़ाते हैं ना, तो अगर आप नॉर्मल चीज से पढ़ोगे तो वो भी गलत सीख जाओगे। जैसे आरएसआई में दुनिया बोलती रहती है ओवरबॉट ओवरसोल्ड, इट डजंट मीन एनीथिंग। A stock which is overbought may remain overbought for a long time. In fact, if anything, actually, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आरएसआई में अगर आरएसआई 70 के ऊपर जाता है तो इट इज एक्सट्रीमली लाइक ओवरबॉट सिचुएशन, इसका मतलब ये है कि इट शुड ड्रॉप, ये लोग बोलते हैं। लेकिन समस्या ये है, जब 70 के ऊपर आरएसआई होता है, आप देखोगे वहीं से तो आपको मल्टी बैगर मूव मिलता है। मंथली में अगर आरएसआई 70 के ऊपर चला जाए, उसके बाद चार्ट देखना, अगर सस्टेन कर रहा है तो मल्टी बैगर मूव देगा। वीकली में अगर 70 के ऊपर चला गया तो देखना अगले 6 महीने एक साल में पागल कर देगा रिटर्न, इतना रिटर्न देगा। डेली में अगर 70 के ऊपर चला जाएगा तो अगले एक हफ्ते 15 दिन में बहुत अच्छे रिटर्न देगा। तो ये तो उल्टा पढ़ाते हैं सबको, बोलते हैं ओवरबॉट है, शॉर्ट कर दो इसको या बेच दो। तो आपको ये समझना है, आप अदानी गैस है ना, एटीजीएल अपना फेवरेट, टिप्स देख लो, कोई भी स्टॉक, अपने जो मल्टी बैगर स्टॉक है उनमें जाओ, आरएसआई लगा दो, आरएसआई 14, है ना, 14, क्योंकि जिन्होंने आरएसआई बनाया है उन्होंने ही 14 कहा है, तो हम कौन से होते हैं बदलने वाले, है ना, 14 ही रख लेते हैं। तो आरएसआई 14 लगा के देख लो, मंथली वीकली में आपको दिखेगा, मंथली में 70 के ऊपर गया, उसके बाद बूम बूम बहुत ज्यादा रिटर्न देगा स्टॉक। तो ये हो रहा है, तो ये बाकी लोग के मतलब, अच्छा आप देखिए, मैं तो टेक्निकल वाला पर्सन नहीं हूँ एज सच, है ना, मतलब आई डोंट हैव मच theoretical understanding or anything as such। मतलब बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं, दे हैव स्पेंट प्रॉब्ली ईयर्स, और उनको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद भी ये ओवरबॉट ओवरसोल्ड करते रहते हैं। मुझे आता भी नहीं है, डिस्पाइट दैट आई कैन सी ऑन द चार्ट कि एक्चुअली आरएसआई जब 70 के ऊपर होता है तो ये तो बहुत अच्छा करता है। तो व्हाई शुड आई एक्चुअली बिलीव अदरवाइज? अच्छा, इसका उल्टा भी पॉसिबल है, अगर 40 के नीचे चला गया या 30 के नीचे चला गया, डिपेंड करता है, आपको एक लेवल चुन लो, उसी को मान लो, 30 या 40 के नीचे चला जाता है तो ये लोग बोलते हैं ओवरसोल्ड हो गया, अब यहाँ से बाउंस आएगा। अब ये किसी ने नहीं कहा है कि बाउंस आएगा, लेकिन नहीं, ये पढ़ाएंगे यही कि बाउंस आएगा, ये भी गलत है। क्योंकि कई बार स्टॉक जो ओवरसोल्ड होता है, इट रिमेन्स ओवरसोल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। यस बैंक आप चार्ट देख लो, पिटाई होती रही लेकिन वो नीचे ही गिरता रहा, ऊपर आया ही नहीं। पीसी ज्वेलर्स के चार्ट देख लो, 30 के नीचे 40 के नीचे एक बार अगर चला गया उसका आरएसआई, उसके बाद देखो उसमें क्या हुआ है। बहुत से ऐसे स्टॉक है, मैं एग्जांपल के बाद एग्जांपल दे सकता हूँ। वो तो आप जब ऐसा कहीं पढ़ते भी है ना पब्लिक से, मानो गूगल करके या यूट्यूब से, उसमें थोड़ा ध्यान दें कि अच्छा जो ये भाई साहब पढ़ा रहे हैं, ये वाकई में जब हम चार्ट में लगाते हैं तो दिख रहा है या नहीं दिख रहा। अगर उसका उल्टा दिख रहा है, इसका मतलब ये भाई साहब गलत बता रहे हैं, भले चाहे 20 साल से बता रहा हूँ, इससे थोड़ी ना फर्क पड़ता है। अगर आप प्रैक्टिकली एग्जाम्पल
के बाद एग्जाम्पल खोज पा रहे हो जिसमें वो उल्टा अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये कुछ तो गलत हो रहा है ना कहीं पे। तो ये जो ओवरबॉट ओवरसोल्ड सिंपल सिचुएशन, दे डोंट एक्चुअली वर्क आउट वेल, है ना। अच्छा इसलिए भी एटीजीएल के टाइम में मुझे याद है, तब तो मुझे ये भी नहीं पता था कि आरएसआई में कौन से लेवल पे क्या होता है। ओवरसोल्ड ओवरबॉट पता था, ठीक है। अब कुछ लोग हैं आप में से ही प्रो मेंबर है, उन्होंने मेरे साथ मेंशन किया कि वो जो है एटीजीएल का आरएसआई तो जो है ओवरबॉट जोन में चल रहा है। तो है ना, तब होता तो 350 पे, मैंने बताया था 180 में, डबल हो गया था स्टॉक, और मुझे बताया जा रहा है कि ये ओवरबॉट जोन पे चल रहा है। तो आई सेड आई डोंट नो ये ओवरबॉट क्या होता है, बट ऑल आई नो इज कि ये 4 डिजिट में ट्रेड करेगा। अब ये मुझे पता है, और ये 6 महीने में होगा लगभग, ये भी पता है मुझे। अब बाकी मुझे नहीं पता है ये ओवरबॉट है कि नहीं है। उसके बाद हमने फिर 350 से थोड़ा नीचे 330 पे नया ट्रेड दिया था जनवरी 2021 में, मुझे याद है अभी भी। तो ओवरबॉट ओवरसोल्ड से अपने को फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। समथिंग विच इज ओवरबॉट कैन कंटिन्यू टू बी ओवरबॉट, क्योंकि आप देखो ये जो ओवरबॉट ओवरसोल्ड वाले हैं ना, ये वैल्यू इन्वेस्टिंग में जो जो है ना लकीर के फकीर वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं टेक्निकल एनालिसिस में। बस ये कि इनको वैल्यू नहीं आती, ये टेक्निकल एनालिसिस में लकीर की फकीरी करता है। कैसे करता है देखो आप, जैसे वो वैल्यू वाले बोलते हैं ना कि अब ये ओवर वैल्यूड है, ये अंडर वैल्यूड है, वैसे इनकी भी लाइन खींची है, ये अंडर वैल्यू ओवरबॉट है, ये ओवरसोल्ड है। रियलिटी में आपको पता है कि प्रैक्टिकली चीजें ऐसी नहीं होती। प्रैक्टिकली एक चीज जो अंडर वैल्यूड है, इट मे रिमेन अंडर वैल्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट मे बिकम इवन फर्दर अंडर वैल्यूड, हु नोज। और एक चीज जो ओवर वैल्यूड है, इट मे रिमेन ओवर वैल्यूड फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, इट मे बिकम इवन मोर ओवर वैल्यूड। सेम इज ट्रू हेयर ऑल्सो। तो अगर आपको वो चीज वहां समझ में आती है फंडामेंटल में, तो टेक्निकल में भी सेम चीज समझ में आनी चाहिए। लेकिन टेक्निकल वाले क्या करते हैं, वो बोलते हैं वैल्यूएशन तो सब्जेक्टिव है। यहाँ हमारा आरएसआई थोड़ी सब्जेक्टिव है, इसकी वैल्यू तो फिक्स है, या तो ये 70 के ऊपर है या 70 के नहीं है ऊपर, या तो ये 30 के नीचे है या 30 के ऊपर नहीं है। अरे भैया, ये लेकिन ये जो आप वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, ये तो अपने आप में वो नहीं है ना, मैथमेटिकल नहीं है ना। मतलब मैथमेटिकल फॉर्मूला से वैल्यू आ रही है, लेकिन उसकी कोई मैथमेटिकल, ये कोई नेचुरल लॉ थोड़ी है फिजिक्स का कि नहीं नहीं ग्रेविटी है, काम करती ही है, चाहे आप विश्वास करो चाहे नहीं करो, ऐसा नहीं होता। तो इस चीज को आपको समझना है। तो टेक्निकल एनालिसिस में भी बहुत सारे मिथ हैं, जो उधर बिजनेस ना फंडामेंटल वैल्यूएशन के साइड वाले लोग, वो अलग दुनिया में मिथ फैला के बैठे हैं, ये अलग दुनिया में। आपको इन दोनों चीजों से दूर है। आपको ये देखना है, कोई चीज कोई आदमी बता रहा है, चाहे हम हो कोई और हो, वो आप जाके टेस्ट करो, चार्ट पे जाके देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो सही है, नहीं हो रहा है तो गलत है ना। तो ऐसे आपको लेके चलना है, तो वो करना पड़ेगा आपको, तो आपको चीजें पता चलेगी। वैसे आपने ये बोला था, ये दिसंबर में जो अपना वीडियो प्रो मीट था, तो उसमें बोला था, तो अभी वो कोर्स जो है 2022 में वो लॉन्च करेंगे, फर्स्ट हाफ में, है ना, 6 महीने में। अब वो 3 महीने में हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है ना, कोशिश करेंगे। तो उसमें अब सब पढ़ाएंगे, आरएसआई और ये सब पढ़ाएंगे, है ना। अब वो कब यूज करना है ये भी पढ़ाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। क्योंकि मैं अभी भी आरएसआई नहीं यूज करता, कभी नहीं यूज करता, मेरे चार्ट में आरएसआई है ही नहीं। ज्यादातर आप कई लोग हैं, मैं देखता हूँ आप लोग जब चार्ट पोस्ट करते हो ना थ्रेड में प्रो में, तो मैं देखता हूँ नीचे आरएसआई लगा है। अच्छा, आप लोग कभी कमेंट नहीं करते हो कि आरएसआई का ये है तो इससे ये इंटरप्रिटेशन, इसका मतलब है कि आप भी नहीं यूज करते हो, ये डिफॉल्ट में चूंकि लगा है तो लगा रहने देते हो आप। तो वो है, मेरे में तो आरएसआई लगा भी नहीं, बिकॉज आई जस्ट डोंट यूज इट, क्योंकि काम नहीं पड़ता है उसका। तो लेकिन आना चाहिए ना अपने को कि इसका वैल्यू क्या है, कहाँ पे क्या मीनिंग होता है, और वो एक्सपीरियंस से आता है। आप जो है क्या करते हो, लेकिन उसको शॉर्टन कर सकते हो, आप थ्योरेटिकली पढ़ लो कहीं से कि अच्छा इस ये बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे होता है तो ये होता है। तो बहुत आसान हो जाता है ये जज करना कि ये होता है या नहीं होता। अगर वो होता है तो लर्निंग सही है, नहीं होता तो उसका उल्टा सही है ना। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि क्या होता है तो फिर मुश्किल हो जाता है, फिर थोड़ा टाइम लग जाता है सीखने में। तो वो चीज, जैसे गूगल में अगर आपको कभी आंसर निकालना हो तो आप गलत आंसर टाइप कर दो। कभी ये मत सर्च करो कि व्हाट हाउ व्हेन, ये मत सर्च करो। गूगल में हमेशा आप गलत आंसर टाइप कर दो सेंटेंस में, क्वेश्चन मार्क रखो ही नहीं, क्वेश्चन है ही नहीं, वो एक स्टेटमेंट है, तुरंत आपको गूगल सही आंसर दे देगा। द सेम इज ट्रू हियर ऑल्सो, कि अगर आपको एक चीज पता है कि स्टेटमेंट पता है, क्वेश्चन नहीं स्टेटमेंट पता है, तो ये वेरीफाई करना बड़ा आसान है कि स्टेटमेंट सही है या गलत। उससे अगर वो सही है तो लर्निंग है, नहीं है तो उसका उल्टा लर्निंग है। दैट इज हाउ यू नो शॉर्ट इन द लर्निंग कर्व अपना। और कुछ? अच्छा, ये क्राइसिल के ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस। अब क्राइसिल में देखो बहुत अच्छी जो है कैपेक्स वगैरह हुई है, और उसके अलावा एनएससी में लिस्ट हुआ है रिसेंटली, तो वो सब चीज़ें चल रही हैं। और होम बिल्डिंग मटेरियल वाले स्पेस से आता है, तो चीज़ें हैं अच्छी हैं यहाँ से। काफ़ी अच्छा करना चाहिए। आप अगर आप देखोगे तो मेरे हिसाब से प्रॉब्ली पिछले 5-6 साल में इनकी जो है कैपेसिटी डबल से ज़्यादा हो गई। तो क्राइसिल में मतलब फंडामेंटली बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू है। अब लेकिन चार्ट बताएगा कि बहुत ज्यादा बढ़ भी गए हैं, लेकिन जैसे मैं अभी बोल रहा था
जस्ट बिकॉज एक स्टॉक जो है काफी बढ़ गया इसका मतलब ये थोड़ी कि और नहीं बढ़ सकता। एक स्टॉक जो ओवरबॉट है, इट कैन रिमेन ओवरबॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो क्राइसिल भी ऐसा कर सकता है। तो क्राइसिल जो है चार्ट अगर आप देखोगे ना तो बड़ा अच्छा है, फंडामेंटली बड़ा मतलब इसमें सॉलिड व्यू है। मतलब अब प्रो में ऐसे आइडिया नहीं बताते जनरली, क्योंकि ऐसा ये होता है क्योंकि सॉर्ट ऑफ ये स्लो मूवर लगते हैं हमको, तो इसलिए नहीं बताते। लेकिन अगर आप ज्यादा फंडामेंटली इंक्लाइंड हो, आपको ज्यादा चाहिए कि नहीं नहीं 6-8 महीने रखना है और सोचना ना पड़े ज्यादा, तो आप ऐसा स्टॉक रख सकते हो। ठीक है। अच्छा, क्राइसिल के एग्जांपल से मैं बता भी देता हूँ एक और चीज, जो अभी मैं बोल रहा था ना 70 के ऊपर ओवरबॉट होता है। अच्छा खैर, ये तो मैं 70 बोल रहा हूँ, ये बाकी लोग तो 60 और 65 बोलते हैं ना। तो अगर मैं 70 भी मान लेता हूँ, तो पहली बार मंथली में जब 70 के ऊपर आया है ना RSI क्राइसिल का, वो आया नवंबर 2020 में। और पता है तब कितने का होता था स्टॉक? 165 रुपए का। इमेजिन दिस, 165 से RSI 70 तो छोड़ दो, RSI 90 पहुंच गया था। और स्टॉक कितने पे हो गया था? 336 पे। फिर थोड़ा कूल ऑफ हुआ, और फिर भी 60 के ऊपर था। 61.36 वैल्यू थी मई में। सॉरी, ये मैं वीकली RSI देख रहा था। खैर, अभी मैं देखता हूँ, अभी ये सही है। हाँ, तो नवंबर 2020 में 70 के ऊपर पार किया था पहली बार मंथली RSI। और तब स्टॉक था 190 रुपए पे। ठीक है। और 190 से स्टॉक अभी भी RSI जो है बीच में 95 हो गया था। इमेजिन दिस, 95 RSI। 1 सितंबर 2021, मतलब सितंबर वाले महीने की जो कैंडल है उसमें RSI 95 था। 100 से ऊपर वैल्यू होती नहीं है RSI की, 95 पे ये था। उसके बाद अभी ये वहीं पे घूम रहा है, सॉर्ट ऑफ स्टॉक थोड़ा बहुत कर रहा है। मतलब 834 था भाई था, अभी 935 का हाई बना दिया। लेकिन आप समझ लो, 200 का स्टॉक 900 का हो गया, 900 के ऊपर 4-4.5 गुना हुआ। लेकिन टेक्निकल एनालिस्ट के हिसाब से आपको शॉर्ट कर देना चाहिए था, या बेच देना चाहिए था। तो मतलब अब ऐसा, मतलब ये नॉनसेंस टाइप है ना, मतलब ऐसी चीज आपको नहीं करना है, क्योंकि ये सिंपली वेरिफिएबल है। वो बोल रहे हैं, आप जाके वो चार्ट में देख लो, नहीं हो रही है, इसका मतलब ये कि ये गलत बोल रहे हैं, बात खत्म है ना। तो ऐसा आपको देखना है, ऐसे आपको चीजें शॉर्टन करनी है सीखने के टर्म्स में। तो जैसे यस बैंक का एग्जांपल दिया था ना अभी थोड़ी देर पहले, तो यस बैंक का भी देख लेते हैं। 40 के नीचे जब RSI आया है, वो आया अप्रैल 2019 में। और उसके बाद अब भूल जाओ, अभी जो RSI है वो 31-32 पे चल रहा है। ठीक है। तो आप समझ लो फिर उसके बाद क्या हुआ। अच्छा, प्राइस भी बता देते हैं। प्राइस सब होता था 240 का। 240 वाला स्टॉक जो है 10 रुपए का हो गया। ठीक है। और इनका भी RSI जो है वो ओवरसोल्ड जोन में ही चल रहा है, बाउंस नहीं आ पाया कभी। वो बाउंस आए हैं, वो मतलब दे आर मीनिंगलेस है ना। 240 का स्टॉक 10 रुपए का तो हो गया ना अल्टीमेटली। सो ऐसी लर्निंग आपको नहीं करना है ना, ये सब यूजलेस है। मतलब यू आर गोइंग टू लूज मनी एक्चुअली, नॉट मेक मनी, है ना। वो तो लेकिन ऐसा नहीं कि RSI यूजफुल नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या यूज करने कैसे। सो दैट वे नो। सो इसके लिए कोर्स डिजाइन करेंगे फुली, लाइक इंटेंसिव प्रॉपर फंडामेंटल बिजनेस एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्राइस एक्शन थिंग। अच्छा, ये आप जो है प्रो मेंबरशिप लिए हो तब भी सीख सकते हो। बस ये कि उसमें स्लो लर्निंग है ना, उसमें प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस है, थ्योरेटिकल नहीं है। इसमें थ्योरेटिकल पे भी ज्यादा फोकस होगा, क्योंकि दैट इज प्योरली डिजाइन फॉर द लर्निंग, एंड देन यू अप्लाई इट इन प्रैक्टिकल ट्रेडिंग। सो दैट इज हाउ इट इज। बट जो आप पब्लिक में भी आप वीडियो देख के सीख सकते हो। बहुत सारे जो हमारे वीडियो हैं, इफ यू वॉच देम एंड टेक नोट्स एंड see how things have evolved, and what we said and why we said, whether it worked out or not. If you take it as a holistic thing, you can actually learn even from there. So it is up to you, how you want to go about it. All right. How does FNO decide a movement in the stock indices? No, FNO doesn't decide a movement in the stock or indices. What it does is the weight. अब एक FNO का स्टॉक है तो इसका ये मतलब थोड़ी कि वो इंडेक्स में कितना मूव होगा, उसका कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब बस वेट से होता है। आप ऐसे समझो कि अगर एक स्टॉक है जिसका 50% वेट है, एक दूसरा स्टॉक है जिसका 10% वेट है। 50% जिसका वेट है, अगर वो स्टॉक जो है 10% मूव कर जाएगा, तो 5% मूवमेंट आ जाएगा इंडेक्स पे। लेकिन जो 10% वाला स्टॉक है, अगर वो 20% भी मूव करेगा, तब भी सिर्फ 2% का मूवमेंट आएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू, उसकी वेट ही सिर्फ 10% है। क्या करेगा ना, 1/5। तो वो चीज है, उसमें और कोई लेना देना नहीं है। एफएनओ से नहीं है, सिंपल कॉमन सेंस और बेसिक मैथमेटिक्स है, नथिंग मोर। ऑलराइट, एनीथिंग एल्स? हेलो हेलो बीएन या है। सर जी, आपने वो लास्ट टाइम वो वीकेंड स्टॉक ये पॉलीमेडिकेयर में एक कॉन्सेप्ट बोला था कि पी री रेटिंग और पीईडी रेटिंग, ठीक है। हाँ,
तो वो मेरे को थोड़ा दिक्कत हो रहा था कि मैं हमेशा आपकी वीडियो देख के सीखता हूँ कि उसमें कंसेप्ट समझ नहीं आया था कि ये कैसे यूज होती है, जैसे मार्केट में ये री रेटिंग और डी रेटिंग, एक बार उसको बता देंगे क्या? एक सेकंड। तो पॉलीमेट से मुझे याद है, एक्चुअली लास्ट टाइम व्हेन आई एक्चुअली वाज मेकिंग वीडियो, आई मेड मिस्टेक्स थ्राइस. So actually I had to redo the video 3 times, and then the third time I actually missed a lot of things which I wanted to talk. And anyway, video was getting longer, too many things to talk, so I left few things. First of all, पॉलीमेट जिस सेक्टर से आता है उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं. हेल्थ केयर, राइट? हेल्थ केयर में हो क्या रहा है, इंडिया की गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ रही हेल्थ केयर से रिलेटेड. जीएसटी की वजह से एक मैसिव फॉर्मलाइजेशन आ रहा है इकोनॉमी में, और हेल्थ केयर में इन पर्टिकुलर इट इज बिकमिंग मच हार्डर. आप जो हेल्थ केयर की चीजें हैं, आप वो कभी बड़े हॉस्पिटल, डिसेंट साइज के हॉस्पिटल में जाके देखेंगे, मुश्किल हो गया पहले से. अब जो है बिना पक्के बिल के काम करना. तो लोगों को चाहिए. इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन बढ़ रही है पहले से, बहुत लो अभी भी है लेकिन फिर भी बढ़ रही है. तो ये जो सेक्टर टेलविंड्स है वो हेल्थ केयर में फॉर्मलाइजेशन की साइड लेके जा रहे हैं. तो जो पॉलीमेड है उसके पास एक बहुत अच्छा स्कोप है उस चीज को भुनाने का, है ना. उसके अलावा पॉलीमेड के साथ एक और चीज है जो मैं वहां पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था बताने के समय, वो डायलिसिस का है. डायलिसिस में आप क्या करते हो, ब्लड को प्यूरिफाई करते हो. तो वैसे ये किसका काम है, टॉक्सिन्स को निकालने का, वेस्ट प्रोडक्ट निकालने का. ये आपकी किडनी का काम है, राइट? तो जब किसी इंसान की किडनी अनफॉर्चुनेटली नेचुरल तरीके से क्लीन नहीं कर पाती है ब्लड को, तो आप ब्लड को एक मशीन के थ्रू पास करते हो और उससे टॉक्सिन रिमूव कर देते हो. इस प्रोसेस को आप बोलते हो डायलिसिस, ठीक है. और फिर वो ब्लड वापस आ जाता है. तो ये जो डायलिसिस में जो मशीन लगती है, जो रिएजेंट लगेंगे, जो बाकी चीजें लगेंगी, वो सबका एक बड़ा बिजनेस है. अच्छा, अब एक बात बताओ, डायलिसिस अब इंडिया में कैसे लोग करा पाएंगे, पैसे ही नहीं थे उतने पहले, है ना. अभी धीरे धीरे इनकम ग्रो कर रही है, चीजें पहले से इंप्रूव हो रही हैं. तो डायलिसिस का बहुत बड़ा एक ये जो है बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जिसमें उनका फोकस भी है डायलिसिस का मशीन मशीन बनाने का. तो पॉलीमेट के पास वो एक दूसरी अपॉर्चुनिटी है. तो वो कुछ चीजें हैं. अब आते हैं री रेटिंग डी रेटिंग पे. तो मैं बोल ये रहा था वहां पे कि डिस्पाइट हैविंग अ स्टॉक, एक स्टॉक है जिसका आप पॉलीमेट को अगर आप जो है उन पैरामीटर से पास करो कि 15% से ऊपर आरओसी हो, और हर साल सेल्स की ग्रोथ 10% से ऊपर हो, प्रॉफिट की ग्रोथ 12-15% से ऊपर हो, तो वो पास करेगा फिल्टर. पिछले 10-15 साल में उसकी ऐसी हालत रही है कि उसने बहुत अच्छा किया हर पैरामीटर पे. सो वहां पे हम बोल ये रहे थे कि ऐसा होने के बाद भी स्टॉक जो है पिछले 6 साल में, मतलब 2015 से 2020 तक, मतलब करीब 5 साल में कुछ नहीं किया. तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मार्केट ने उसकी पीई को डीरेट कर दिया. मतलब जो स्टॉक पहले 60-64 पीई पे ट्रेड करता था उसको 25 पीई पे पहुंचा दिया. ईपीएस एक्चुअली मोर देन डबल हो गया उस टाइम में, लेकिन स्टॉक का प्राइस एक्चुअली ऑलमोस्ट वहीं घूमता रहा, थोड़ा बहुत करेक्ट हो गया. तो ये डी रेटिंग थी. तो मैं वहां कह ये रहा था कि बिजनेस कितना भी अच्छा हो, मैनेजमेंट कितना भी अच्छा हो, कैपेक्स बहुत अच्छा हो एंड व्हाट नॉट, बट स्टिल मार्केट इन इट्स ओन विजडम कैन डिसाइड टू डी रेट द स्टॉक. अब इससे आप बचोगे कैसे, मैं ये बात कर रहा था. तो अगर आप डी रेटिंग और री रेटिंग वाले कंसेप्ट पे प्ले करने की कोशिश करें, तो आप कितने भी होशियार हो, बिलीव मी, फंडामेंटल बिजनेस साइड देख के कभी आप ये अकेले नहीं कर सकते. इसके लिए आपको चार्ट देखना ही पड़ेगा. तो 2015 में आप देखोगे तो उसमें एक पॉइंट के बाद वो पीक आउट हो गया था. अब वो बिना चार्ट देखे थोड़ी ना पता चलेगा. अच्छा, 2015 में हो सकता है 5-6 महीना आप वेस्ट कर दो, क्योंकि आप जो है ट्रेंड फॉलो करते हैं, थोड़ा मल्टी बैगर खोजते हैं, तो उसकी वजह से आप थोड़ा टाइम देते हैं स्टॉक को, है ना, कि कर लो भाई, फेल हो लो या चल लो. तो अब फेल होने के लिए भी 5-6 महीने आपने दे दिए, फेल हो गए, लेकिन आपने 4.5 साल तो बचा लिए ना. दैट इज वॉट आई वॉज टॉकिंग देयर, कि वो स्टॉक बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा, बिजनेस एकदम प्रिस्टीन, सब कुछ अच्छा है, नथिंग बैड. एक्चुअली चीजें बहुत इंप्रूव हो गई 2-5 साल में, लेकिन फिर भी स्टॉक ने कुछ नहीं किया ना. तो आप वो उस डी रेटिंग से कैसे बचोगे, उसके कंसेप्ट के लिए आपको चार्ट देखना जरूरी. तो देयर आई वाज मेकिंग दैट पॉइंट. प्लस इसका उल्टा भी सही है. अब वो 25 पी वाला स्टॉक अभी बहुत अच्छा क्यों किया, 300 वाला स्टॉक 1000-1200 कैसे पहुंच गया? वो इसलिए पहुंच गया, 4 गुना इसलिए हो गया, क्योंकि नॉट ओनली उसकी अर्निंग्स बढ़ी, अर्निंग्स तो बड़ी बड़ी, उसके साथ साथ मार्केट ने उनको कहा नहीं नहीं, वापस आप 25 पी से 60 पे चलो, 65 पी पे चलो, जहां पहले होते थे 6 साल पहले. तो मार्केट ने मतलब उनको डबल एक बूस्टर दे दिया ना. तो पी री रेट हो गया यहाँ पे, और अर्निंग्स भी डबल हो गई, तो दो दो 4 गुना करीब करीब हो गया ना. तो दैट इज वाई स्टॉक डिड 4x. सो व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग देयर वाज कि आप सिर्फ और सिर्फ बिजनेस देखते हो ना, यकीन मानिए आप कभी भी ये प्ले नहीं कर सकते जो डी रेटिंग और री रेटिंग है. ये प्ले करने के लिए आपको प्राइस एक्शन आना चाहिए. उसका मतलब ये है कि आपको चार्ट देखना पड़ेगा. आजकल फैशन बन गया है ये बताना कि भाई हम चार्ट नहीं देखते हैं, साइक्लिकलिटी हम, मतलब इट्स सॉर्ट ऑफ, it has become cool and beneath some intellectuals ki nahi nahi, if they have to say that they look at chart
or they look at moving averages, or if they try to look at market, है ना, कि शायद यहाँ एंटर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो सॉर्ट ऑफ ये लगता है कि ये बड़ा छोटा काम है, ये हम नहीं करते, हम बड़े काम करते हैं ना, 20 साल का वैल्यूएशन बताते हैं, यू नो, दैट काइंड ऑफ हैज सम सॉर्ट ऑफ, यू नो, बिकम अ कूल थिंग व्हिच इज एक्चुअली नॉट राइट, है ना। तो हम तो नहीं करेंगे ऐसा। तो आई वाज मेकिंग दैट पॉइंट कि यू शुड कम आउट ऑफ दैट brain washing, that you should always and only look at the business and trying to figure out, you know, how to make money there, because there you'll have 5 years, 8 years, 10 years जहाँ पे स्टॉक कुछ नहीं करेगा, बिजनेस अच्छा कर रहा है बट सो व्हाट, स्टॉक कुछ नहीं करेगा, आप क्या करोगे, आप तो पैसे नहीं कमा रहे हो ना, आप तो गवा रहे हो वो चीज। ठीक है। ओके, हो गया। All right, so you know, I hope you learned something and you had some good takeaways. You know, ending this calendar year 2021. In 2022, we have certain focus area decided already. First being, you know, we have to be more focused, and, you know, and cut down some content and more focus on riding, you know, the big movers and finding newer opportunities in them, and you know, reducing the number of ideas that we generate, and then ultimately, you know, help all of you, you know, dream big things, you know, like we are already dreaming big, like, you know, who talks about 3-digit CAGR? I have not heard anybody talking about that, at least not in public. At best what they can do is or say is कि हम अपने लिए कोशिश कर रहे हैं 3 डिजिट का CAGR लाने के लिए, but we are the ones who talk about not only about us what we will do, but it is about you also, that you can also create, you know, and have, you know, 3-digit CAGR. So ऑलरेडी दैट इज अ, यू नो, बिग इनफ ड्रीम। अभी उसी को कैसे रियलाइज करने और अच्छे से, तो ये सब काम करेंगे। दैट इज हाउ विल स्पेंड आवर, यू नो, कैलेंडर ईयर 2022। ठीक है। तो अभी तो ये चीजें हैं, आप देख लीजिए ना। तो करीब करीब 6% से ऊपर मंथली आपको जनरेट करना है रफली। दैट इज व्हाट यू नीड फॉर ट्रिपल डिजिट CAGR। कई लोग आप में से हैं जो डबल डिजिट मंथली कर रहे हैं, उनकी तो कोई बात करने की जरूरत नहीं है, दे आर डूइंग, यू नो, अलॉट अलॉट। सो जो डबल डिजिट में कर रहे हैं 10-12%, दैट इज ह्यूज, यू नो। तो 6% के ऊपर एनीथिंग इज बोनस, है ना। 6% इज योर बेस लाइन। ऑलराइट, thank you so much for giving your time, you know, and hope you'll have a great, you know, next year, and we all will do things which seemed unimaginable, you know, a little while ago. All right, so we'll upload this episode and you can listen it later if you miss certain parts, and see you on Monday. Thank you. Bye. Thank you.